गुड मॉर्निंग। हो गया आप लोग बिल्कुल रेडी? आप लोग का कैसा चल रहा है रिवीजन? अच्छा ही चलना चाहिए, क्योंकि जल्द ही हम सेकंड टेस्ट लेने वाले हैं। ओके, या तो सैटरडे को या तो मंडे को आप रेडी रहोगे टेस्ट के लिए, या तो सैटरडे को या तो मंडे को। ओके, और ध्यान रखना फॉर्मेट में आंसर इस बार देना है। और एक बार फिर से, जो उस टेस्ट में 100% लाएगा, मतलब अगर हम 15 क्वेश्चन दिए हैं और 15 में अगर वो 15 लाता है तो उसको मिलेगा मेरी तरफ से टी शर्ट। ओके, अब वो टी शर्ट तो आप देखे ही हैं, ठीक है? तो वो टी शर्ट आपको मिलने वाला है। हो सकता है कि 1-2 दिन में वो टी शर्ट हम भी पहन के आएँ। बहुत सारा लाके हम रखे थे आप लोग के लिए, बट पहले टेस्ट में तो मिला सिर्फ और सिर्फ एक को। कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया बहुत लोगों से, तो खैर कोई बात नहीं, अभी आज बहुत सारा चांस मिलेगा आपको। तो सैटरडे को या मंडे को हम सोच रहे हैं कि किस दिन आप लोग के लिए बेटर होगा, तो या तो सैटरडे को या तो मंडे को। ओके, आने वाले मंडे को या नहीं तो सैटरडे को टेस्ट हो सकता है। तो आप कोशिश करोगे कि 15 में 15 आए। 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ये ज़्यादा चांस है। 15 से थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम का चांस है, बट 99% है कि 15 क्वेश्चन होंगे। तो 15 में 15 अगर आप लाते हो तो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट के रूप में मिलेगा टी शर्ट। तो एकदम अच्छे से तुम लोग प्रिपेयर होना स्टार्ट कर दो टेस्ट के लिए, ठीक है? और एक और बात, हमको कुछ संकेत मिला है। एक्चुअली जो हम लोग का इंस्टीट्यूट है यूट्यूब पर, उस पर हम प्रोटेक्शन बहुत हाई किए हैं, बट वहाँ से कुछ ना हल्का सा संकेत मिला है कि कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है? तो इस वजह से हम हो सकता है कि फ्राइडे से 1-2 दिन तो हम अनाउंस कर देते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं हो। फ्राइडे से हो सकता है कि सिर्फ़ और सिर्फ हम ऑनलाइन ही क्लास दें। जैसे ऑनलाइन क्लास ख़त्म होगी वो वीडियो प्राइवेट में चला जाएगा, वो वीडियो वहाँ से हट जाएगा। तो ये इसमें थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि बहुत लोगों ने फ़ोन करके हमको बताया था कि सर मतलब उस समय हो सकता है कि पापा चले जाते हैं ऑफिस या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप लोग आराम से फिर देखते हो। तो हम समझ रहे हैं कि कुछ लोगों को इस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, बट थोड़ा सा मैनेज करने का कोशिश करना। तो अभी इसलिए 2-3 दिन हम आपको न्यूज़ के लिए दे दिए ताकि आप लोग रेडी रहो फ्राइडे से। तो हम कोशिश करेंगे फ्राइडे से कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास दें। जैसे ऑनलाइन क्लास ख़त्म होगी वो वीडियो वहाँ से हट जाएगा, तो आप कोशिश करोगे कि ऑनलाइन क्लास कर लो। ओके, कोशिश करना है कि ऑनलाइन ही क्लास आप कर लो। और क्लास तो हम लोग का ऐसा हो जाता है कि आप सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लेते हो, अच्छे से हम लोग समझ जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसलिए आप कोशिश करोगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हम लोग ऑनलाइन क्लास कर लें। ओके, चलो तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आप लोग सीखे थे कि एडजॉर्प्शन में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में डेल्टा H, डेल्टा G, डेल्टा S का मान क्या क्या होता है। नहीं, थोड़ा सा 12 से ऊपर का कॉन्सेप्ट था तो ऑब्जेक्टिव में ज़रूर रहेगा, याद रखना। लेक्चर 8, लेक्चर 9 ज़बरदस्त है टेस्ट के लिए। ओके, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, और उसको बहुत अच्छे से आप लोग एकदम रेडी करके रखिएगा, क्योंकि उसमें बहुत छोटा पॉइंट और बड़ा मस्त पॉइंट हम लोग सीखे हैं, है ना? एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो उसके लिए डेल्टा H का मान क्या होता था? माइनस होता था। एंट्रोपी डेल्टा S का मान माइनस होता था। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा G का मान माइनस होना चाहिए था। फ्री गिब्स का इक्वेशन तो लोग पढ़ा था, डेल्टा G = डेल्टा H माइनस T × डेल्टा S। नहीं, फिर आप लोगों ने प्रूफ किया था कि अगर एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो प्रूफ कर दीजिए एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मतलब हिट सब पॉइंट उसमें है 9 और 8 लेक्चर में, ठीक है? बाकी सब में भी है, जैसे जो फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन पढ़े थे, बड़ा मस्त टॉपिक है वो, उसमें भी बहुत 3-4 पॉइंट हम एक्स्ट्रा बताए हुए हैं। तो वो सब में छिपा हुआ है मस्त क्वेश्चन। और अब तो हमको मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे पास है 10-11 लेक्चर, तो हम आराम से मस्त क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आप डीप स्टडी करना, बहुत अच्छे से स्टडी करना। ओके, क्योंकि जब जितना ज़्यादा अच्छे से स्टडी करोगे ना, हम लोग स्टैंडर्ड अपना और ऊंचा करते चले जाएंगे क्वेश्चंस का, तो मज़ा आएगा फिर, ठीक है?
तो खैर पिछले क्लास में हम लोग यही सब सीखे कि एडजॉर्प्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा जी का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एस का वैल्यू होगा वगैरह। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है थोड़ा अच्छे से समझना। आज एक्चुअली हम लोग को समझना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लेकिन उसको समझने के पहले आपको कुछ कुछ और समझ लेना है ताकि ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाए। और किसी का टॉपिक पीछे अगर छूट भी गया है तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, आप कंसंट्रेट करो यहाँ पर, मज़ा आ जाएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। बट यहाँ पर कंसंट्रेट करो पूरी तरीके से, अच्छे से। टॉपिक है हमारा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, बट उसको पढ़ने के पहले कुछ कुछ बात आपको अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट पॉइंट में हम आपको वो सब चीज़ बताएंगे, ओके। बट उसके पहले जरा से हमको याद दिलाओ यार कि ये एडजॉर्प्शन था क्या। एडजॉर्प्शन क्या था? वैसा काम, वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस, एक पदार्थ है ना, एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर चला जाता था। नहीं, देखो ये सतह है, ये सतह पर चला जाता था। एडजॉर्प्शन क्या था भाई? वैसा प्रोसेस जिसमें एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के सतह पर चला जाता था, अंदर नहीं घुसता था, इंटरनल पार्ट में नहीं जाता था, सिर्फ सतह पर रहता था। नहीं, जो जाता था उसको कहते थे एडजॉर्बेट। जिनका क्लास छूटा है वो एकदम गौर करना बाबू यहाँ पर, ठीक है, वहाँ से फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो सब्सटेंस जाता था उसको हम लोग क्या कहते थे? एडजॉर्बेट। और जिस सब्सटेंस के सतह पर कोई आता था उसको हम लोग कह देते थे, इसको हम लोग क्या कहते थे? बोलो, एडजॉर्बेंट। ठीक है। जो सतह पर जाएगा, जो पदार्थ सतह पर जाएगा उसको हम लोग एडजॉर्बेट बोले, और जिसके सतह पर कोई आएगा उसको हम लोग एडजॉर्बेंट बोलेंगे। दूध और बिस्किट में जब एग्जाम्पल दिए थे तो दूध को हम बिस्किट के सतह पर डालते थे। नहीं, बिस्किट था, मान लो सपोज कीजिए बिस्किट ही है, बिस्किट के ऊपर में हम लोग दूध डाल देते हैं, तो दूध क्या होगा रे? बिस्किट के सतह में चला जाता था। ज़्यादा मत डाल देना दूध, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध डाल दोगे ना तो बिस्किट के अंदर भी चला जाएगा। और आप समझ रहे हैं, उसको हम लोग अलग प्रक्रिया कहते थे, एब्जॉर्प्शन कहते थे, सॉप्शन कहते थे, वो अलग टाइप का प्रक्रिया हो जाएगा। इसलिए कंडीशन यही है, शर्त यही है कि आप जो एडजॉर्बेट है, मतलब जो दूध है, उसको आप कहाँ पर डालोगे? सिर्फ सतह पर डालोगे। तो जब ये पदार्थ सिर्फ सतह पर जाएगा, सिर्फ सतह पर जाएगा, तभी उसको हम लोग एडजॉर्प्शन कहते थे, हिंदी में अधिशोषण कहते थे, है ना। तो अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं। जो पदार्थ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एडजॉर्बेट। और फिर से हम लोग दूध बिस्किट का एग्जाम्पल याद करते हैं, तो दूध हमारा हो जाएगा एडजॉर्बेट, है ना। दूध हमारा हो जाएगा एडजॉर्बेट क्योंकि दूध बिस्किट के सतह पर जा रहा है, और बिस्किट हमारा हो जाएगा एडजॉर्बेंट क्योंकि बिस्किट के सतह पर दूध आ रहा है। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत इसमें? दूध हमारा क्या हो जाएगा भाई? एडजॉर्बेट, क्योंकि दूध सतह पर जा रहा है। और ये जो बिस्किट है ये क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट, क्योंकि बिस्किट के सतह पर दूध आ रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझना। मान लेते हैं कि ये बिस्किट है, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड, ये बिस्किट है। बिस्किट का मतलब क्या हो रहा है? एडजॉर्बेंट। यही एडजॉर्बेंट ना भाई, तो ये एडजॉर्बेंट है आपका। ये आपका जो बिस्किट है ना, ये जो बोर्ड है आपका, ये एडजॉर्बेंट है। ठीक, अच्छे से समझना। अब इस पर हम दूध डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन हाँ, हम पूरी तरीके से ध्यान देंगे कि ये जो दूध है ना, ये इस बिस्किट के अंदरूनी भाग में नहीं घुसे, सिर्फ सतह पर रहे। ठीक है, सिर्फ कहाँ पर रहे? सतह पर रहे, अंदरूनी भाग में नहीं जाए। ये हम लोग पूरा ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। ये हमारा क्या है भाई? बिस्किट। केमिस्ट्री में अगर बोलेंगे तो ये एडजॉर्बेंट है, और इस एडजॉर्बेंट पे हम लोग क्या डालने जा रहे हैं? दूध। अगर दूध को आपने इस बिस्किट के सिर्फ सतह पर डाला तो उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि जब दूध को, है ना, दूध को क्या बोलोगे? एडजॉर्बेट। दूध को मतलब एडजॉर्बेट को जब सतह पर डालते हैं, तो सतह पर जब डालते हैं तो प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा?
समझ रहे हो ना, किसका प्रभाव? प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ेगा? दबाव का क्या प्रभाव पड़ेगा? अब बोलोगे सर क्या आप बोलना चाह रहे थे, थोड़ा फिर से बताइए, हम बताते हैं आपको। ये दूध है हमारा, एड्सॉर्बेट है, इसको डाल रहे हैं बिस्किट की सतह पर, ठीक है। तो क्या होगा तब जब तुम ज़्यादा प्रेशर से मारोगे और जब तुम कम प्रेशर पे मारोगे? मतलब क्या, जब तुम कम दबाव लगाकर दूध को बिस्किट पर डालोगे तब क्या होगा, और अगर तुम ज़्यादा दबाव लगा के अगर दूध को बिस्किट पर डाले तब क्या होगा? अब इसको हम आपको और अच्छे से समझाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कम प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं प्रेशर और यहाँ पर ले लेते हैं एड्जॉर्प्शन। अच्छे से समझना, ये P है और ये AD। P का मतलब हो गया प्रेशर, दबाव, और AD का मतलब एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन मतलब सतह पर जाना, एड्जॉर्प्शन का मतलब सतह पर जाना। सुनो, ये दूध है, इस दूध को हम ऐसे बिस्किट पर फेंक दिए, बिस्किट के सतह पर फेंक दिए, मतलब हम प्रेशर ना बहुत कम लगाए। आप बोलोगे सर कैसे प्रेशर कम लगाए? अरे यार बस ऐसे फेंक दिए, पूरा ऐसे थोड़े दिए हैं, बस ऐसे फेंक दिए। तो ऐसे अगर फेंके हैं इसका मतलब है क्या, कि हम प्रेशर कम लगाए, प्रेशर कम लगाए, ठीक है। अगर प्रेशर कम लगाओगे तो पता है क्या होगा, ये दूध बिस्किट के सतह पर गया, टकरा के बहुत सारा नीचे चला गया, और हम क्या देख रहे हैं, सतह पर कम गया। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो ना, ऐसा एकदम होने वाला है कि बिस्किट के सतह पर दूध अगर हम ऐसा करके फेंक दिए तो पता चला कि बहुत कम सतह पर गया और बाकी तो नीचे गिर गया। तो सतह पर बोलो कम गया कि ज़्यादा? कम। और सतह पर जाना ही क्या है, एड्जॉर्प्शन। सतह पर जाना क्या है, एड्जॉर्प्शन। तो अगर तूने प्रेशर कम दिया, अगर तूने प्रेशर अगर कम दिया तो ये बेचारा गया, टकरा गया, बहुत सारा नीचे गिर गया, थोड़ा मोड़ा सतह पर टिका। और सतह पर टिकना, सतह पर जाना ही एड्जॉर्प्शन है। तो चूंकि सतह पर कम टिका, इसका मतलब एड्जॉर्प्शन कम हुआ। तो एड्जॉर्प्शन क्या हुआ भाई, कम। कुछ देखे, अगर दबाव कम लगा रहे हो, दबाव कम लगा रहे हो तो सतह पर रुक रहा है कम, और सतह पर रुकना ही एड्जॉर्प्शन है, मतलब एड्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम। तो अगर प्रेशर कम तो एड्जॉर्प्शन भी कम, दोनों अपना भाई लग रहा है। प्रेशर अगर कम तो एड्जॉर्प्शन भी कम, अगर प्रेशर कम तो एड्जॉर्प्शन कम। अच्छा, प्रेशर अब ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम करो, उस दूध को ना कोई जो इंजेक्शन देते हो उस सिरिंज में डाल दो, ठीक है। आप कभी कभी कुछ हो जाता है प्रॉब्लम तो इंजेक्शन दे दिया जाता है, आपको बड़ी तकलीफ होती होगी, तो उसी में ना हम लोग दूध डाल देते हैं। हाँ, अब उसमें जब हम लोग वो सिरिंज में डाल दिए हैं दूध को, अब उसको हम ऐसे करके दबा के बिस्किट पे मार रहे हैं, ऐसा करके, तो क्या होगा, दूध जो है थोड़ा सा फव्वारे के साथ जाएगा, प्रेशर के साथ जाएगा। अब पिछली बार जो हम ऐसे मारे थे उससे ज़्यादा प्रेशर से जाएगा, बोले जाएगा ना। तो जब ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो क्या होगा, बिस्किट के सतह में घुसना जाएगा ज़्यादा नहीं, हाँ उस समय भी कुछ छिटक के नीचे जाएगा, लेकिन उस समय घुसेगा ज़्यादा, नीचे गिरेगा कम, क्योंकि उस पर प्रेशर मारा है। लेकिन इतना भी प्रेशर मत मार देना कि अंदर चला जाए, ओके। हाँ, इतना सा प्रेशर मारना है कि सतह में बहुत अच्छे से घुस जाए। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम प्रेशर ज़्यादा मार देते हैं, प्रेशर ज़्यादा मार देते हैं तो दूध ज़्यादा सतह में घुसता है और छिटकता है, गिरता है थोड़ा कम। और सतह पर जाना ही तो एड्जॉर्प्शन है। तो अगर प्रेशर आप ज़्यादा मारे, दूध को सिरिंज में भर के जब दूध को आप उस ऐसे करके डाल रहे हो तो वो दूध देख रहे हैं ज़्यादा दबाव के साथ बिस्किट के सतह पर जा रहा है। तो दूध जब ज़्यादा प्रेशर के साथ, ज़्यादा दबाव के साथ बिस्किट के सतह पर जाता है तो हम देख रहे हैं सतह पे ज़्यादा घुस रहा है, और सतह पर घुसना एड्जॉर्प्शन है। इसका मतलब है कि ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ, नहीं ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ। तो अगर तुम ज़्यादा प्रेशर लगा के दे रहे हो तो सतह पर ज़्यादा जा रहा है, और अगर कम प्रेशर लगा के अगर दूध को फेंक रहे हो बिस्किट के सतह पर तो दूध देख रहे हैं बिस्किट के सतह पर कम जा रहा है। इसका मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा डालेंगे, अगर प्रेशर हम ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा सतह में जाएगा, मतलब एड्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा। कुछ देख पा रहे हैं? अगर प्रेशर आप थोड़ा सा दिए हैं तो सतह पर थोड़ा सा गया है, मतलब एड्जॉर्प्शन हुआ है कम। और अगर प्रेशर आप ज़्यादा मारे हो, सिरिंज से मारे हो, है ना, दूध को बहुत प्रेशर से डाले हैं तो सतह में ज़्यादा धंस गया है, मतलब अगर प्रेशर ज़्यादा दिए तो एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो आप क्लियर हो गया होगा कि क्या हुआ, अगर प्रेशर ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, अगर प्रेशर ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, और अगर प्रेशर है कम तो एड्जॉर्प्शन भी कम। अगर प्रेशर ज़्यादा तो एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा, प्रेशर अगर कम तो एड्जॉर्प्शन भी कम, है ना। प्रेशर अगर ज़्यादा
प्रेशर अगर ज़्यादा तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा, और प्रेशर अगर कम तो एडजॉर्प्शन भी कम। इसका मतलब जिधर जिधर प्रेशर उधर उधर एडजॉर्प्शन, मतलब प्रेशर का पूंछ पकड़े हुआ है एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन और प्रेशर दोनों अपना भाई है। इसको बढ़ाओगे ये भी बढ़ेगा, इसको घटाओगे ये भी घटेगा ना जी। अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर को घटाएंगे तो एडजॉर्प्शन भी घटेगा। इसका मतलब ये दोनों अपना भाई है, और अपना भाई को हम लोग क्या कहते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती। नहीं, क्या कहते थे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब समझ में आ गया कि एडजॉर्प्शन का जो मान होगा ना वो प्रेशर के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगर कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और अगर कहीं पर प्रेशर कम है तो एडजॉर्प्शन भी कम होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया? तो एक बार आप ही लोग बताइए हमको कि एडजॉर्प्शन और प्रेशर में क्या संबंध होगा? एडजॉर्प्शन प्रेशर के समानुपाती होगा या एडजॉर्प्शन प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा? क्या होगा बोलो? समानुपाती होगा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहला पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एडजॉर्प्शन प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट, इसको हटा ही देते हैं अब। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया भाई? नोट पॉइंट में लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एडजॉर्प्शन नहीं becomes directly adsorption becomes directly proportional to क्या बोल तो? प्रेशर नहीं, एडजॉर्प्शन बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अच्छा, हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो। एडजॉर्प्शन का मान प्रेशर या फिर दाब प्रेशर का हिंदी क्या होगा? बोलो। दाब प्रेशर के समानुपाती होता है ना? एडजॉर्प्शन का मान प्रेशर के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा ऐसे, एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। ओके, एडजॉर्प्शन मतलब हो गया अधिशोषण, वही सतह पर जाना रहे, और प्रेशर का मतलब हो गया दबाव। अगर प्रेशर आप बढ़ाइएगा तो एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर घटाइएगा तो एडजॉर्प्शन भी घटेगा। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पी के। ओके, शॉर्ट में हम लोग पी लेके चलेंगे बार बार। तो एडजॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके भाई? पी के। चलो इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? अब चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको रहने दो, इसी में हम काम चला लेंगे। नोट पॉइंट नंबर 2, पहले समझना अच्छे से, हम यहां पर समझा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं। अब देखो, ये बिस्किट है। बिस्किट मतलब क्या है? एड्सॉर्बेंट। तो ये हमारा एड्सॉर्बेंट है। दूध हमारा क्या था? एड्सॉर्बेट। दूध आता था सतह पर तो एड्सॉर्बेट था, और हमारा बिस्किट क्या है? एड्सॉर्बेंट। लीजिए, यहां दूध आ गया, ये सतह पर देखो दूध आ गया, ठीक है। अब आपको ये बताना है हमको कि टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन किस प्रकार निर्भर करेगा। टेम्परेचर मतलब ताप, गर्मी पर हमारा एडजॉर्प्शन किस प्रकार निर्भर करेगा। रुकिएगा, प्रेशर में तो संबंध आपने देख लिया, अगर प्रेशर ज़्यादा दोगे तो एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, अगर प्रेशर कम दोगे तो एडजॉर्प्शन भी कम होगा। तो प्रेशर का संबंध तो आप सीख लिए। अब हमको बताइए एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर में क्या संबंध होगा, एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में क्या संबंध होगा। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एडजॉर्प्शन घटेगा? क्या टेम्परेचर के बढ़ाने से एडजॉर्प्शन भी बढ़ेगा? मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये आपको समझना है। मतलब एडजॉर्प्शन का ताप के साथ, एडजॉर्प्शन का टेम्परेचर के साथ अब आपको संबंध सोचना है। देखते हैं।
अच्छा मान लेते हैं कि अभी जो है ना टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आप कुछ और भी मान सकते हैं, हम लोग मान लिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अगर तुम 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ा दो, अगर ताप को हम 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो ये तो वही बात हुआ ना रे, इसको धूप में जाके रखना हुआ। छत पे अगर लेके जाएं तो अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो हो सकता है वहाँ पर जो है टेम्परेचर 40-45 हो जाए, 40 हो जाए, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हो गया कि आप इसको गर्मी दे रहे हो, नहीं, इसमें आप उष्मा दे रहे हैं, इसमें आप हीट दे रहे हैं, इसमें आप एनर्जी दे रहे हैं, तो वही काम कर रहे हैं भाई। टेम्परेचर इसमें हम बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि चलो इसको धूप में रख दिया जाए, इसको गर्म कर दिया जाए, इसमें गर्मी दे दिया जाए, इसमें उष्मा दे दिया जाए। अब आगे का कहानी आप समझ पा रहे होंगे, डिस ऑप्शन में भी यही हुआ था लगभग। तो खैर अगर आपको जो है ना वो वाला टॉपिक अगर किन्हीं का मिस भी हो गया तो आप यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेट करो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। ये दूध इस बिस्किट के सतह पर आया है, अभी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, और अभी आपने क्या किया, इसका टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब इसको आप गर्म करना शुरू किए, मतलब इसको धूप में जाके आप रखने वाले हो। जब धूप में रखोगे तो ये क्या होगा, सूख जाएगा। और सूखने का मतलब समझ रहे हैं ना रे, जो पार्टिकल आया था ना वो पार्टिकल वापस चला गया, जो पार्टिकल आया था वो पार्टिकल वापस चला गया। आइए केमिस्ट्री का आप मैकेनिज्म लगाइए, इसमें केमिस्ट्री में दिमाग लगाइए। ऐसा क्यों हुआ भाई, इसलिए हुआ क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होंगे, ताप बढ़ा रहे होंगे, गर्मी दे रहे होंगे, हीट दे रहे होंगे, उष्मा दे रहे होंगे, एनर्जी दे रहे होंगे, तो ये जो दूध का मॉलिक्यूल्स है ना, चूंकि सतह पर ना है रे, ये चूंकि सतह पर है, तो वो गर्मी सबसे पहले ये दूध सब ले रहा होगा। हम आपको बोले भी थे कि आप अपने हाथ को अगर जलाओ, जलाना मत, ठीक है। अगर मान लेते हैं हाथ में जो है हम लोग क्या किए, नीचे से आग लगा दिए, या फिर अगर हम लोग ऐसा कुछ नीचे में आग लगाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगाना मत, हम इमेजिन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका चमड़ा ना एकदम सही सलामत रहेगा। अगर आप इस हाथ में नीचे से कुछ आग लगा दो तो आपका चमड़ा सही सलामत लगेगा, लेकिन हड्डी जलने लगेगा। हाँ बोलोगे सर क्या बोल रहे हैं, चमड़ा पहले न जलेगा, ऊपर में चमड़ा है तो पहले चमड़ा न जलेगा, पहले चमड़ा जलेगा फिर अंदर जा सकता है। चमड़ा बोल रहे हैं कि सही सलामत है और अंदर का हड्डी में आग लग गया, हड्डी जो है गर्म होना शुरू हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। पहले जो सतह पर है वो जलेगा ना, वो जलेगा, फिर उसके अंदर जाएगा, फिर उसके अंदर जाएगा, ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले तो सतह वाले को गर्मी मिलेगा। तो भाई जब यहाँ समझ गए आप कि अगर आप अपने हाथ में थोड़ा सा भी आग लगाते हैं तो सबसे पहले जो है आपका स्किन को प्रॉब्लम होगा, स्किन आपका जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, तो ये तो हड्डी वाला एरिया हुआ ना रे, ये तो हड्डी वाला एरिया हुआ। चमड़ा कौन हुआ, ये नहीं, स्किन ये हुआ। तो अगर इसमें गर्मी देंगे तो सबसे पहले गर्मी कौन लेगा, ये स्किन, मतलब ये दूध का मॉलिक्यूल्स। जैसे ये लोग गर्मी लिया तो अभी तो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जैसे ये एनर्जी लेगा तो एनर्जी लेने के बाद क्या होगा, थोड़ा मोड़ा हिलना डोलना शुरू कर देगा, नहीं, फिर थोड़ा सा और हीट जो दे रहे हैं हम लोग, अगर उसको लेगा तो और हिलना डुलना शुरू कर देगा, क्योंकि उसका एनर्जी बढ़ रहा है ना। एनर्जी बढ़ेगा तो फिर क्या करेगा, वो मोशन में ज़्यादा जाने लगेगा। अच्छा, और अगर एनर्जी देंगे तो और मूव करने लगेगा, और एनर्जी देंगे तो और मूव करने लगेगा, और एनर्जी देंगे भाग जाएगा। तो आपने देखा क्या हुआ कि अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा दीजिएगा तो जो आया था वो भाग जाएगा। तो एडजॉर्प्शन क्या है, सतह पर आना, ना कि भागना। और आप टेम्परेचर ज़्यादा दे दिए तो ये दूध सब जो आया था वो रुका नहीं, उल्टा भाग गया। मतलब क्या, ये सब देखो साफ होना शुरू। तो अब बोलो क्या हो रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सतह पर जो आने की घटना हुई थी वो तो और घटने लगी। अब तो सतह वाला साफ होना शुरू हो गया है, सूखना शुरू हो गया है। जो भी सतह पर आया था वो भागना शुरू हो गया है। तो सतह पर आना एडजॉर्प्शन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सतह से क्या हो रहा है, भागा जा रहा है। इसका मतलब एक एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो एडजॉर्प्शन की मात्रा क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। जैसे इसमें हम टेम्परेचर दिए, हीट दिए, उष्मा दिए, तो जो भी दूध आया था वो भी सूखना शुरू हो गया, मतलब यहाँ से भागना शुरू हो गया। मतलब एडजॉर्प्शन क्या हो गया, घट रहा है। क्योंकि एडजॉर्प्शन सतह पर आना है, सतह से भागना नहीं। और तेरे इस काम से, टेम्परेचर के बढ़ाने से सतह पर मॉलिक्यूल्स आया नहीं, उल्टा भागने लगा। मतलब एडजॉर्प्शन बढ़ा नहीं, एडजॉर्प्शन उल्टा घटने लगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एडजॉर्प्शन घटने लगेगा। नहीं, उल्टा करो तो अगर टेम्परेचर को हम घटा दें, तो टेम्परेचर को अगर घटा दीजिएगा
मतलब ये जो सतह वाला है ना उसका एनर्जी और कम होने लगा और थरथराने लगेगा, अब बेचारा एकदम शांत होने लगेगा। नहीं तो अगर इससे हम टेम्परेचर अगर निकाल दें, मतलब अगर इसको ठंडा हम लोग कर दें, मतलब इसमें टेम्परेचर को अगर घटा दें, तो ये जो सतह वाला है ना, जो दूध सब है, वो बेचारा और जमना शुरू हो जाएगा, इसका एनर्जी और घटना शुरू हो जाएगा। बड़ी उछल रहा था ना, अब शांत होना शुरू हो जाएगा, तो सतह पर और टिकना शुरू हो जाएगा, मतलब एड्जॉर्प्शन में थोड़ा मोड़ा इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा, एड्जॉर्प्शन और मजबूत होने लगेगा, वो जो भागने का डर था वो सब खत्म होने लगेगा, अब एड्जॉर्प्शन थोड़ा और अच्छा होने लगेगा। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, टेम्परेचर को घटाइएगा तो एड्जॉर्प्शन में थोड़ा सा बढ़ोतरी ही होगा, कमी तो नहीं होने वाला है, एड्जॉर्प्शन और अच्छा होने लगेगा। तो संबंध हम देख लिए कि इस दोनों में तो 36 का आंकड़ा है यार, दोनों एक दूसरे का बिल्कुल दुश्मन है। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन घट रहा है, 36 का आंकड़ा, और अगर टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। देख रहे हो, तो दोनों ये अपना भाई तो नहीं हुआ इस बार, है ना जी, दोनों में बिल्कुल 36 का आंकड़ा, मतलब एक दूसरे का टांग पकड़े हुआ है, एकदम टांग खींचता है। और ये टांग खींचने को 36 का आंकड़े वाले को हम लोग क्या बोलते थे भाई? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, विपरीत कर्मानुपाती। इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन जिस तरह से प्रेशर के समानुपाती था, यहाँ पर टेम्परेचर के समानुपाती नहीं होगा, एड्जॉर्प्शन टेम्परेचर के विपरीत कर्मानुपाती होगा, क्योंकि उल्टा हो रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन घट रहा है, और एड्जॉर्प्शन को टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो एड्जॉर्प्शन बढ़ रहा है। समझ में आया? तो बता, एड्जॉर्प्शन और टेम्परेचर में कैसा संबंध होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हिंदी में क्या, समानुपाती या विपरीत कर्मानुपाती, है ना। अच्छा, ये अपना भाई होगा या सौतेला भाई होगा? सौतेला भाई होगा, अपना भाई नहीं होगा भाई, अपना भाई तो प्रेशर के साथ है, एड्जॉर्प्शन और प्रेशर वो दोनों अपना भाई था। ये दोनों में तो ज़बरदस्त 36 का आंकड़ा हम लोग को दिख रहा है। तो चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट लिखते हैं, एड्जॉर्प्शन बिकम्स, वही यहाँ पर बस हम सिर्फ चेंज कर दें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नहीं, एड्जॉर्प्शन बिकम्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, हो गया। अब यहाँ पर हिंदी भी हम लोग कर देते हैं, क्या लिखोगे बोलो? एड्जॉर्प्शन का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। एड्जॉर्प्शन का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सब कुछ ठीक है? एड्जॉर्प्शन का मान ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हटा देते हैं, और इस बार बोल कैसा लिखेगा देखो तो, एड्जॉर्प्शन ऐसे, व्युत्क्रमानुपाती को ऐसे लिखते हो ना, 1 बटा करके ना, तो ये हो जाएगा 1 बाय टेम्परेचर, नहीं, और इसमें लिख देंगे एड्जॉर्प्शन 1 बाय टी। तो 2 पॉइंट तो लोग पढ़ लिया क्या रे? एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, प्रेशर का अपना भाई होगा, और एड्जॉर्प्शन जो है ना, एड्जॉर्प्शन जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। प्रेशर के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको भी लिख, अगर लिए हैं तो अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले। तो ले लिए, इसको हटाएं अब हम लोग। अब आओ, इस दोनों नोट पॉइंट को यूज करके हम लोग को पढ़ना है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ये हम लोग को पढ़ना है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अधिशोषण समतापी। क्या बोलते हैं भाई? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी। अच्छे से समझना, एड्जॉर्प्शन का मतलब तो आप समझ ही रहे हो, अधिशोषण, सतह पर आने वाली प्रक्रिया। आइसोथर्म, आइसो का मतलब होता है समान, आइसो का मतलब समान, और थर्म का मतलब हो गया हीट, उष्मा, टेम्परेचर। मतलब ये जो भी टॉपिक है, ये जो भी है, इसमें ना थर्म, थर्म का मतलब हीट, मतलब उष्मा, मतलब टेम्परेचर, टी टी टी,
टेम्परेचर, आइसो का मतलब होता है समान, इसमें सेम रहने वाला है, समझना है। अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इसके नाम से ही हल्का सा आइडिया आ गया कि इसमें टेम्परेचर क्या रहने वाला है, सेम, गर्मी क्या रहने वाली है, सेम, उष्मा क्या रहने वाला है, सेम, ताप क्या रहने वाला है, सेम। इसलिए नाम पड़ा देखो, सम मतलब सेम, तापी मतलब ताप मतलब टेम्परेचर, समझ में आया। तो अधिशोषण समतापी क्यों नाम पड़ा, समझ में आया, क्योंकि इसमें हमारा जो टेम्परेचर है ना, ताप जो है ना, वो समान रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। उसको एक स्टैंडर्ड वर्ड में आप लोग बोला करते हैं कांस्टेंट रहने वाला है ना। कांस्टेंट किसको कहते हैं, जो स्थिर रहता हो, जो नहीं बदलता हो, जो समान रहता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। तो ये टॉपिक जो भी है देखेंगे हम लोग, लेकिन इसमें ना एक चीज़ क्लियर है कि टेम्परेचर जो है ना वो रहने वाला है कांस्टेंट। ओके, इसको हम ग्राफ से और भी तरीके से बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन पहले इसको यहाँ ना डिफिनेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका नोट जो है ना, नोट आगे पीछे हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पर पहले समझाते हैं, फिर हम आपको ग्राफ से, जो कि रियल चीज़ है इसका, उससे भी हम आपको समझाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। धीरे धीरे सीखना शुरू करोगे। एडजॉर्प्शन के बारे में, सॉरी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सबसे पहला बात सीखो कि ये एक ग्राफ है। ग्राफ, ग्राफ यार, जैसे इधर लेते थे आप एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ खींचते थे, सर्किल का ग्राफ खींचते थे, है ना, पैराबोला का ग्राफ खींचते थे, इलिप्स का ग्राफ खींचते थे, हाइपरबोला का ग्राफ खींचते थे, बहुत सारा ग्राफ आप लोग खींचे हो। तो उसी तरह से एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है भाई, एक ग्राफ है। तो सबसे पहली बात तो हुआ कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है ना। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है। अच्छा, अब ये ग्राफ है तो हम लोग सीखें कि ग्राफ जब भी होता है तो दो एक्सिस के बीच में होता है, दो के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। कोई भी जो ग्राफ होता है वो दो के बीच में संबंध बताता है, दो के बीच में रिलेशन बताता है। तो अगर ये ग्राफ होगा तो ये भी तो दो के बीच में संबंध बता रहा होगा। यस, ये भी दो के बीच में संबंध बताता है, और वो बताता है y और x के बीच में नहीं, अधिशोषण की मात्रा, मतलब कितना अधिशोषण हुआ, उसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन या फिर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर से बोल रहे हैं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है। अगर ग्राफ होगा तो जरूर किसी न किसी दो के बीच में संबंध बताता होगा। हाँ, तो किस दो के बीच में संबंध बताता है भाई, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो ग्राफ है ना, वो दो चीज़ के बीच में संबंध बताता है, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में। प्रेशर, ताप नहीं, ताप तो यहाँ पर कांस्टेंट लिए हुए हैं हम लोग, ताप को हम लोग नहीं बदल रहे हैं, ताप को कांस्टेंट किए हुए हैं, ठीक है। और ग्राफ किसके किसके बीच में खींच, मात्रा और प्रेशर के बीच में। मतलब क्या, ये ग्राफ हमको ये बताएगा कि आखिर एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में कैसा संबंध होता है। हमको संबंध पता है, एडजॉर्प्शन की मात्रा प्रेशर के समानुपाती होता है। नहीं, एडजॉर्प्शन की मात्रा प्रेशर के क्या होता है भाई, समानुपाती होता है। ये तो हम लोग को पहले से पता है, लेकिन हाँ, ये ग्राफ हम लोग को सिखाएगा, वो तो हम आपको नोट पॉइंट में पहले से बता के रख दिए ताकि ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाए। लेकिन हाँ, ये ग्राफ हमको वो सब चीज़ बताने वाला है। खैर, अच्छे से सीखो। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सबसे पहला बात हम लोग क्या सीखे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है, एक ग्राफ है। और ये किसको किसको जोड़ता है, किसके किसके बीच में संबंध देता है भाई, तो एडजॉर्प्शन की मात्रा तथा प्रेशर के बीच में, एडजॉर्प्शन की मात्रा तथा प्रेशर के बीच में। और इस पूरे प्रक्रिया में क्या चीज़ आपको समान रखना है, ताप को समान रखना है, टेम्परेचर को सेम रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। तो कितना कितना बात सीख लिए। सबसे पहले तो ये ग्राफ है, नहीं, उसके बाद फिर ये एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है। और इसमें टेम्परेचर को क्या रखना है, सेम। नहीं, अब बोलो फिर से, एकदम याद कर लेना है। बताओ, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है। नहीं, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है। अच्छा, किसके किसके बीच में संबंध देता है रे, तो एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में। और अच्छे से बोलोगे तो एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है। अच्छा, इसमें क्या चीज़ को सेम रखना है रे, टेम्परेचर को सेम रखना है। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है। अच्छा, किसके किसके बीच में संबंध देगा, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में। एडजॉर्प्शन की और एक मिनट रुकना, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध का मतलब समझा। मतलब यही कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो एडजॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। हमको पता है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको बढ़ाओगे तो बढ़ भी करेगा, इसको घटाओगे तो ये भी घटेगा। ओके, तो इसी दोनों के बीच में संबंध देगा। संबंध का मतलब वही हुआ, इसको बढ़ाने पर ये क्या होगा,
इसको घटाने पर ये क्या होगा, इस दोनों के बीच में संबंध कैसा है। और तीसरा बात कि इस पूरे प्रक्रिया के दौरान आपको टेम्परेचर को क्या रखना है, सेम रखना है। लास्ट, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, किसके किसके बीच में संबंध देगा, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देगा, और इसमें क्या चीज़ सेम रहेगा, टेम्परेचर सेम रहने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो तीनों पॉइंट आपको याद रहा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में सबसे पहला बात क्या सीखा, ये क्या है बोलो तो, ग्राफ है। तो हम लोग बोलेंगे द ग्राफ नहीं, अच्छा ये क्या करता था रे, रिलेशन देता था, ये संबंध देता था, ये संबंध बताता था किसके किसके बीच में, एडजॉर्प्शन की मात्रा, इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, स्टैंडर्ड वर्ड हुआ, यानी तो अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हो। तो द ग्राफ विच गिव्स, है ना, द ग्राफ विच गिव्स द रिलेशन, है ना, संबंध देता है बिटवीन किसके किसके बीच में भाई, तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर। हो गया, तो क्या बोलोगे, द ग्राफ विच गिव्स, देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ग्राफ है, नहीं ये क्या देगा भाई, तो रिलेशन देगा, विच गिव्स रिलेशन, जो रिलेशन देता है ना, किसके किसके बीच में, बिटवीन मतलब हो गया के बीच में, किसके बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसकी जगह पे ना आप अमाउंट भी लिख सकते हो, अमाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर, और इसमें क्या चीज़ सेम रखोगे, टेम्परेचर, तो बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट temperature is called adsorption isotherm। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, adsorption isotherm कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में लिखोगे तो सबसे पहले लिखेंगे वह ग्राफ जो स्थिर ताप पर, इसमें ताप को क्या रखना है, स्थिर रखना है, तो बोलेंगे वह ग्राफ, वैसा ग्राफ जो स्थिर ताप पर, समान ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच, नहीं, वह ग्राफ जो स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा दाब के बीच संबंध स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है, उसे जो बोलना है आप अधिशोषण समतापी भी कह सकते हो या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी कह सकते हो, उसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं, उसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो इंग्लिश भी हो गया, हिंदी भी हो गया, है ना। अभी और अच्छे से समझना है, रुको ना, अभी तो बस हम डेफिनेशन दे दिए ताकि आपका नोट्स अच्छे से बन पाए। ग्राफ पहले हो जाएगा, डेफिनेशन बाद में हो जाएगा अगर ग्राफ पहले बना देते तो, इस वजह से हम पहले हम आपको डेफिनेशन ही दे दिए, अब ग्राफ में अभी और मजा आने वाला है। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, ये संबंध देता है एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में, और इसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो चलो ले लिया आप, तो अच्छे से याद रखना। ओके, ये ग्राफ है, एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है, और इसमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। अब चलो इसको सीखते हैं हम लोग ग्राफ से। जो ये ग्राफ है ना, वो ग्राफ हम लोग पढ़ते हैं।
देखना अच्छे से। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर कुछ मान रहे हैं, यहाँ पर से लेके चलते, वेयर ग्राफ यहाँ बनाएंगे हम लोग, ओके। और हम यहाँ पर कुछ मान रहे हैं, x जो मान रहे हैं ना, वो मान रहे हैं मास ऑफ एडजॉर्बेट। अच्छे से समझिएगा, मास ऑफ एडजॉर्बेट मतलब क्या हुआ रे, अधिशोष का द्रव्यमान, ठीक है। अधिशोष से कहते थे ना एडजॉर्बेट को हिंदी में, यानी तो एडजॉर्बेट का भी मास कह सकते हो हिंदी में, ठीक है ना। तो मास ऑफ एडजॉर्बेट, x जो है ना, स्मॉल x माने है एडजॉर्बेट का मास। अब छोड़ो, यहाँ पर आओ, एडजॉर्बेट क्या था, दूध। तो दूध का मास आपने माना है x, ठीक है। हमको ये जानना है कि अधिशोषण की मात्रा को ना हम किससे व्यक्त करें। आप नहीं समझ पा रहे होंगे, अभी हम और आपको ये बोल रहे हैं कि हम लोग कोशिश करना चाह रहे हैं कि अधिशोषण की मात्रा को हम किससे व्यक्त करें। आप समझ में आ रहा है, अधिशोषण की मात्रा को हम किससे व्यक्त करें ये जानने का कोशिश कर रहे हैं। क्या अधिशोषण की मात्रा को डायरेक्ट मास ऑफ एडजॉर्बेट से सूचित कर दें, क्या बोल रहे हैं हम आपको बता रहे हैं। जैसे बोल दें क्या, एक एडजॉर्प्शन हुआ है जिसमें कि 5 ग्राम दूध आया है, और एक एडजॉर्प्शन ऐसा हुआ है जिसमें बिस्किट पर 10 ग्राम दूध आया है। एक एडजॉर्प्शन में कितना ग्राम आया है रे, 5 ग्राम, और एक एडजॉर्प्शन में आया है 10 ग्राम दूध आया। तो बता एडजॉर्प्शन की मात्रा किस में ज़्यादा हुई है, एडजॉर्प्शन किस में ज़्यादा हुआ है। तो आपका इशारा इधर जा रहा होगा कि सर इसमें 10 ग्राम दूध आया है। अगर मान लेते हैं बिस्किट है, ये बिस्किट है ना, तो बिस्किट के सतह पर ना, बिस्किट के सतह पर 10 ग्राम दूध आया है, और इसमें तो 5 ग्राम आया है। तो सर इसको बोलिए ना कम है, ये इसमें कम एडजॉर्प्शन हुआ है, इसमें एडजॉर्प्शन की मात्रा कम हुई है, इसमें एडजॉर्प्शन की मात्रा ज़्यादा हुई है, ऐसा लग रहा है। बट इतना जल्दी आंसर बोलना बड़ा खतरे की बात है। आपने 10 ग्राम देखा, किसको भाई, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट का मतलब क्या हुआ है, जो सतह पर आ रहा है। तो ये दूध आया, एडजॉर्बेट मतलब दूध, दूध का जो मास हम लोग x माने हैं, यहाँ पर x आपको दिया हुआ है 5 ग्राम और x दिया हुआ है 10 ग्राम। मतलब एक ऐसा एडजॉर्प्शन जिसमें हमारा जो एडजॉर्बेट का मास है वो 5 ग्राम है, और दूसरा वाला एडजॉर्प्शन जो है ना, दूसरा एडजॉर्प्शन जो है उसमें एडजॉर्बेट का मास, दूध का मास कितना है, 10 ग्राम है, यही ना भाई। तो हमको ये जानना है कि इसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है या इसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है। तो इसमें या इसमें किसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है, सिर्फ आप अगर इसको देख के अगर बोलोगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। कैसे सुनना, इसमें ऐसा हुआ, और हम आपको बता रहे हैं कि ये जो 10 ग्राम आया है ना, ये बिस्किट है हमारा, एडजॉर्बेंट है। अच्छे से समझिएगा, ये हमारा बिस्किट है, एडजॉर्बेंट है। बिस्किट के इंटरनल भाग से तो इसको कोई मतलब है नहीं। एडजॉर्प्शन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के सिर्फ सतह पर आता है, तो इंटरनल पार्ट से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है सिर्फ सतह से। तो बिस्किट के जो सतह पर आया है ना रे, तो बिस्किट का जो मास में घुसा है वो 20 ग्राम मास में घुसा है। ये बात समझ में आया? फिर से हम आपको बोलते हैं, ये जो एडजॉर्बेंट का ये जो बिस्किट का जो सतह है ना, जिसमें दूध आया है, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि बिस्किट के कितने भाग में दूध आया है। तो पता चला 20 ग्राम एडजॉर्बेंट के सतह पर 10 ग्राम हमारा दूध आया है, ठीक है। तो एडजॉर्बेट के सतह का मास कितना हो गया, 20। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, एडजॉर्बेंट के उस भाग का मास जहां पर दूध आया है, उस भाग का मास जहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है। एडजॉर्प्शन हुआ है कहां पर, यहां पर अभी नहीं हुआ है, यहां पर हम लोग दूध को डाले हैं ना, तो यहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है। तो एडजॉर्प्शन के उस भाग का मास बताइए जहां पर एडजॉर्प्शन हुआ है। तो इतने से भाग में एडजॉर्प्शन नहीं हुआ है, इसके मास से हमको कोई लेना देना नहीं है। एडजॉर्प्शन हुआ है सिर्फ इस सतह पर, तो इस सतह का भार हमने नापा तो पता चला 20 ग्राम है, ओके 20 ग्राम। और उसमें 10 ग्राम दूध आया है, तो मिलके 30 ग्राम हो गया होगा। लेकिन हाँ, ये वाला जो मास है ना, सिर्फ और सिर्फ बिस्किट का मास है 20 ग्राम, ठीक है। 10 ग्राम इसमें आया है, तो 10 ग्राम आया कितना रे, 20 ग्राम में, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं, 5 ग्राम है, ये 5 ग्राम है। ये बिस्किट ना छोटा था ऐसा, और इस बार
ये जो सतह पर आया है, सतह पर जो घुसा है, ये 5 ग्राम, ये 5 ग्राम बिस्किट के मास में घुसा है। मतलब यहाँ पर जहाँ पर दूध आया था ना, जहाँ पर दूध आया था उस सतह का जब मास हम लोग चेक किए, ये जो बिस्किट है, बिस्किट के उस सतह का मास जहाँ पर दूध आया है, तो वो वाला सतह जहाँ पर मास दूध आया है उसका जब हम लोग मास चेक किए तो आया 5 ग्राम। ये 5 ग्राम पता है किसका मास है? ये 5 ग्राम है किसका मास है? बिस्किट के उतने सा सतह का मास जहाँ पर दूध आया है। तो बोलिए ये 5 ग्राम आया है कितना रे? 5 ग्राम में नहीं, ये 5 ग्राम दूध आया है बिस्किट के 5 ही ग्राम में। अगर बिस्किट का 10 ग्राम रहता, इसका दुगुना, तो ये भी 10 ग्राम आता। नहीं, अगर ये 4 गुना रहता, सपोज करो अगर 5 ग्राम अभी बिस्किट है, काश अगर 20 ग्राम बिस्किट रहता, 20 ग्राम बिस्किट रहता, तो 5 को 4 गुना कर दिए 20 ग्राम, ठीक है, 5 को 4 गुना कर दिए 20 ग्राम, अच्छे से लिख देते हैं 20 ग्राम, तो ये भी 5 गुना करना पड़ेगा 20 ग्राम। अब ये बताओ तुम, इसमें 20 ग्राम दूध आ रहा है 20 ग्राम बिस्किट में, लेकिन इसमें 10 ग्राम दूध आ रहा है 20 ग्राम बिस्किट में। बताइए दूध किस में ज़्यादा आया है? इसमें ज़्यादा आया है, क्योंकि इसमें 20 ग्राम दूध में 20 ग्राम बिस्किट में 20 ग्राम दूध आया है, लेकिन इसमें 20 ग्राम बिस्किट में 10 ही ग्राम दूध आया, मतलब इसमें एड्जॉर्प्शन कम हो गया, इसी में एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ। तो आपने देखा सिर्फ दूध की मात्रा देखकर एड्जॉर्प्शन बताना कि हाँ इसमें दूध ज़्यादा आया है तो इसमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसमें दूध कम आया है तो इसमें एड्जॉर्प्शन कम होगा, ये बोलना थोड़ा सा खतरनाक होगा। ये भी चेक करना पड़ेगा कि आखिर वो कितने बिस्किट में आया है, आखिर बिस्किट के कितने द्रव्यमान में आया है, तब आपको सही पता चलेगा। रुकिएगा, अब एक चीज़ और लेते हैं। यहाँ पर हम समझ गए सिर्फ दूध का मास जिसको आपने x माना है, इससे एड्जॉर्प्शन नहीं पता चलेगा, क्योंकि इधर दूध का मास था 5 ग्राम, उधर मास था 10 ग्राम, तो हमको लगा कि 10 ग्राम दूध उधर वाला ज़्यादा आया है तो उसमें एड्जॉर्प्शन कम हुआ होगा, लेकिन उल्टा हो गया, उसी का एड्जॉर्प्शन कम हो गया था, इधर वाले का ही ज़्यादा हो गया था। तो एक चीज़ और हम मान रहे हैं, स्मॉल m। आप बोलोगे सर ये क्या माने हैं? हम बताते हैं आपको, ये माने हैं मास ऑफ, ये भी मास है, ऑफ का मतलब का किसका भाई? तो दैट पार्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट मतलब समझ रहे हो, बिस्किट, दैट मतलब उस, तो मास है लेकिन किसका रे? दैट पार्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट के बिस्किट के उस भाग का मास है जहाँ पर दूध आया है, मतलब रे सतह जहाँ पर आता, सतह पर ही ना आता था, तो जहाँ पर आया है दूध मतलब सतह पर, उसी सतह का मास को हम लोग क्या मान रहे हैं? m। तो ही बोल रहे हैं मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ एड्जॉर्बेंट एट विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, हिंदी में अगर बोलोगे तो एड्जॉर्बेंट के उस भाग का मास जहाँ पर एड्जॉर्प्शन की घटना हुई है। ठीक है, तो आप दो चीज़ माने हो, क्या माने हो? एक स्मॉल x आप माने, एक स्मॉल m आप माने हो। स्मॉल x क्या माने हो रे? दूध का मास मतलब एड्जॉर्बेट का मास, और स्मॉल m क्या माने हो? बिस्किट के उस भाग का मास, एड्जॉर्बेंट के उस भाग का मास जहाँ पर एड्जॉर्प्शन की घटना हुई है। और एड्जॉर्प्शन की घटना हुई है को अगर आसान लफ्ज़ में बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? जहाँ पर दूध आया है, जहाँ पर एड्जॉर्बेट आया है। ठीक है, अब और अच्छे से समझते हैं। अब ये x का वैल्यू दिया हुआ है 5 ग्राम मान लीजिए, या फिर चलो चेंज कर देते हैं, 20 ग्राम दिया हुआ है। अब हमको ये बताइए 20 ग्राम से तुमको क्या मन में आया? इस 20 ग्राम से आपको क्या पता चला? यही ना पता चला कि 20 ग्राम दूध आया है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 50 ग्राम आया है। ठीक है, इसमें 50 ग्राम दूध आया है और इसमें 20 ग्राम आया है। तो हम पूछे कि बता एड्जॉर्प्शन किस में ज़्यादा हुआ, तो आप सिर्फ अगर इसको देखिएगा तो बोलिएगा सर इसमें ज़्यादा हुआ है, इसमें दूध आया है ज़्यादा तो इसमें ज़्यादा एड्जॉर्प्शन हुआ है। लेकिन हम लोग अभी इस एक्स पर प्रयोग में देख चुके थे कि भाई सिर्फ दूध को देख के एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है या एड्जॉर्प्शन कम हुआ है ये मत बोल देना, क्योंकि एड्जॉर्प्शन में दो चीज़ होता है, एक तो
एडजॉर्बेंट आता है और एक एडजॉर्बेंट के सतह पर आता है। तो आप ये भी देखो कि एडजॉर्बेंट का सतह क्या था, क्या ये जो 50 ग्राम आया है बहुत बड़ा सतह में आया है क्या? तो बहुत बड़ा सतह में अगर 50 ग्राम अगर फैल गया तो थोड़ा फैल जाएगा, एडजॉर्प्शन बहुत कम हुआ। और अगर ये 20 ग्राम आया है लेकिन अगर छोटा सतह में आया है, छोटा बिस्किट पे आया है, मतलब कि बहुत घना आया है, बहुत ज़्यादा आया है, नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। बोलता है एम, एम मतलब समझ गया, ये वाला एम रे, एम का मतलब हो गया मास ऑफ दैट पार्ट ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट के उस भाग का मास, बिस्किट के उस भाग का मास जहाँ पर दूध आया है, जहाँ पर एडजॉर्बेंट आया है, जहाँ पर एडजॉर्प्शन की घटना हुई है। तो मास ये बोल रहा है कि इसमें जो है मान लेते हैं 30 ग्राम है, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें बता रहा है कि इसमें जो मास है ये 50 ग्राम है। अब बताइए किस में ज़्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है? तो इसमें 20 ग्राम आया 30 ग्राम में और इसमें 50 ग्राम आया 50 ग्राम में। अगर हम कट करते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 और इसको अगर कट करते हैं तो ये आता है 1। मतलब ये तो पूरा कटेगा नहीं, मतलब ये 1 से कम हो गया, ये 1 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि इसमें इस बार ज़्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है, नहीं इसमें ज़्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है क्योंकि इसमें 20 ग्राम दूध आया है 30 ग्राम बिस्किट के सतह पर और इसमें 50 ग्राम आया है 85 ग्राम में। तो जब हम लोग कुछ इस टाइप से चेक किए तो पता चला कि नहीं इसी में ज़्यादा हुआ है। फिर से आप देखिएगा, अब हम लिए x 10 ग्राम, ठीक है, और मास लिए हैं मान लेते हैं 40 ग्राम और इसमें x है मान लेते हैं 5 ग्राम और m जो है ना मास है यहाँ पर मान लेते हैं 10 ग्राम, ठीक है। x 10 ग्राम का मतलब है कि 10 ग्राम दूध आया है और m का मतलब हो गया कि वो बिस्किट का मास कितने बिस्किट में आया है, तो 40 ग्राम बिस्किट में आया है। और इसमें x कितना है रे 5 ग्राम और कितने बिस्किट में आया है 10 ग्राम। अब हमको बताइए कि एडजॉर्प्शन किस में ज़्यादा हुआ है, किस में ज़्यादा आया है। तो चेक कर लीजिए, 10 ग्राम आया है कितना मेरे 40 ग्राम में, तो 40 ग्राम बिस्किट में 10 ग्राम आया है और इसमें कितना हुआ 10 ग्राम में आया है 5 ग्राम। अब बताइए किस में ज़्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है, 10 ग्राम में 5 ग्राम आया है, 10 ग्राम बिस्किट में 5 ग्राम आया है और 40 ग्राम बिस्किट में 10 ग्राम आया है। अगर दोनों को ऐसे कटाना चाहते हो तो कटा के भी निकल जाएगा, जैसे कि हाफ करोगे तो ये हाफ आ जाएगा और इसको कटाओगे तो 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 है और ये 1/2, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा अच्छा है। और अगर ऐसे नहीं करोगे तो इसको 10/40 रहने दो, समझा, 10/40 रहने दो, इसको इसके जैसा पूरा हो। तो ये 10 है ना, ये 40 है तो इसका 4 गुना करो तो 40 हो जाएगा, है ना। 10 का 4 गुना 40, तो इसका भी 4 गुना करना पड़ेगा, तो 5 के 20। तो देखो अगर इसका 40 ग्राम रहता ना, इसके जैसा अगर इसका 40 ग्राम रहता तो इसमें 20 ग्राम आता, लेकिन इसके 40 ग्राम में तो 10 ग्राम आया है, नहीं इसके 40 ग्राम में 20 ग्राम आता और इसके 40 ग्राम में कितना आया 10 ग्राम आया। तो इसमें ना ज़्यादा आया, 40 ग्राम में इसमें 20 ग्राम आया और इसमें 40 ग्राम में कितना आया 10 ग्राम आया। तो इसमें एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है। तो हमको ये बताओ एडजॉर्प्शन की मात्रा सही आपको किससे पता चल रहा है, x से या m से या x/m से, किससे? सिर्फ x से बता दोगे एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है कि कम? हर बार मिस कर जाते हैं। सिर्फ दूध की मात्रा देख के आप नहीं बता पाइएगा कि एडजॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है कम। अच्छा सिर्फ बिस्किट से बता पाइएगा ना, वो भी क्लियर नहीं होगा। कितना दूध आया, हम अगर ये नहीं दें, ये हटा दें, जाओ ये नहीं देंगे, सिर्फ हम बोल दिए कि बिस्किट 40 ग्राम है, बिस्किट 10 ग्राम है, बता एडजॉर्प्शन किस में ज़्यादा हुआ है किस में कम है। वो बोले सही कैसे पता चलेगा, ये तो बताइए ना कि दूध कितना आया है, ये तो बताइए ना एडजॉर्बेंट कितना आया है। तो भाई एडजॉर्प्शन की मात्रा अगर जानना चाहते हो ना तो शॉर्ट में इतना पूरा जो सीखे हैं उसको एक लाइन में बोल दो कि अगर एडजॉर्प्शन की मात्रा को व्यक्त करना चाहते हैं तो 2 चीज़ आपको बताना पड़ेगा कि कितना आया है ना, कितना दूध आया है और कितने में आया है, मतलब कितने बिस्किट में आया, दोनों आपको बताना पड़ेगा, तब हमको सही पता चलेगा। कितना दूध आया है मतलब कितना एडजॉर्बेंट आया है और कितना बिस्किट में आया है मतलब कितने एडजॉर्बेंट में आया है, ये दोनों आपको बताना पड़ेगा, तब जाके एडजॉर्प्शन पता चलेगा। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, x मतलब दूध की मात्रा, m बिस्किट की मात्रा और x/m, इसमें दोनों की मात्रा आ गई। तो बताइए एडजॉर्प्शन की मात्रा जो है ना वो किससे पता चलेगा, सिर्फ दूध की मात्रा से या सिर्फ बिस्किट की मात्रा से या x/m से? चलो फटाफट आंसर दो, कौन सा? सिर्फ दूध की मात्रा से तो नहीं ना, सिर्फ बिस्किट की मात्रा से तो नहीं ना, दोनों का मात्रा चेक करना पड़ेगा, कितने बिस्किट में
कितना दूध आया, तब सही सही पता चलेगा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। तो अभी से याद रखना कि अगर एड्जॉर्प्शन की मात्रा को अगर आपको पता करना है, अगर एड्जॉर्प्शन की मात्रा को व्यक्त करना है तो सिर्फ दूध की मात्रा से, मतलब एड्जॉर्बेट, सिर्फ ये जो x है ना एड्जॉर्बेट, इससे आप सूचित मत करना। सिर्फ बिस्किट का जो मास है सतह का, मतलब स्मॉल m, इससे भी मत सूचित करना। किससे सूचित करोगे रे? ना तो सिर्फ x से, ना तो सिर्फ m से। किससे? x बाय m से। ये दूध की मात्रा, ये बिस्किट के सतह का मास, मतलब कितने बिस्किट में कितना दूध आया, क्लियर हो जाएगा। तो x बाय m जो है ना, ये x बाय m, ये x है, ये x बाय m हमको बताएगा एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। समझे? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? अधिशोषण की मात्रा। क्लियर है? तो यहां पर आप क्या क्या चीज मान लिए भाई? यहां पर हम लोग माने कि जो x है ना वो एड्जॉर्बेट का मास है, x है एड्जॉर्बेट का मास मतलब दूध का मास, और m है हमारा एड्जॉर्बेंट के सतह का मास है, मतलब बिस्किट के सतह का मास है, और x बाय m हो गया दोनों, कितना दूध आया, कितने बिस्किट में आया, और इस दोनों को कंबाइन करके बोल देंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या बोल देंगे भाई? एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, मतलब अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड्जॉर्प्शन की मात्रा को सूचित किससे करेंगे? x बाय m से, है ना, x बाय m से, x बाय m से। x क्या है? दूध की मात्रा, और m क्या है? बिस्किट के सतह का भार। तो कितना आया और कितना में आया तो पता चल जाएगा कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। ठीक है? अब अच्छा डायरेक्ट हम आपको बताते हैं 1/2 और 1/2/2, मान लो ऐसा ऐसा दे दिया। बताइए इसमें ज़्यादा एड्जॉर्प्शन या इसमें ज़्यादा एड्जॉर्प्शन? सोच रहे हैं, अच्छा ऊपर में दिया है 1 तो होगा x, मतलब इसमें दूध आया 1 ग्राम मान लेते हैं, और 2 ग्राम बिस्किट में, तो 2 ग्राम बिस्किट में 1 ग्राम आया, और इसमें 2 ग्राम बिस्किट में 2 ग्राम आया, तो ज़्यादा तो इसमें आया, इसमें एड्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ नहीं। अच्छा 2/10, 8/10, तो देख रहे हैं कि भाई इसमें 10 ग्राम भार है बिस्किट का, इसमें भी 10 ग्राम है, ठीक है। इसमें 2 ग्राम दूध आया है, ऊपर वाला तो दूध का भार होता है, एड्जॉर्बेट का भार होता है, तो इसमें 2 ग्राम आया, इसमें 8 ग्राम आया, किसमें ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा? इसमें। तो एड्जॉर्प्शन किसमें ज़्यादा हुआ है और एड्जॉर्प्शन किसमें कम हुआ है, मतलब एड्जॉर्प्शन की जो मात्रा है ना वो आपको x बाय m से सही सही पता चलेगा। ठीक है, किससे पता चलेगा? x बाय m से। अब चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। अब आप अपने ग्राफ, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डिफिनेशन सोचो। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डिफिनेशन था वह ग्राफ जो स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर एड्जॉर्प्शन की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा तथा प्रेशर के बीच संबंध देता है ना जी। तो चलिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, डिफिनेशन बोलो। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? एक ग्राफ था, लीजिए ग्राफ बना दिए, है ना। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? एक ग्राफ था, तो ग्राफ बन रहा है, अभी पूरा नहीं बना है, बन रहा है। अच्छा ये किसके किसके बीच में संबंध देता है रे? एड्जॉर्प्शन की मात्रा। तो देखिए एड्जॉर्प्शन की मात्रा यही हुआ ना, अधिशोषण की मात्रा, एड्जॉर्प्शन की मात्रा और किसके बीच में संबंध देता है? तो प्रेशर के बीच में संबंध देता है। अब कुछ कुछ क्लियर होने लगा आपको कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? एक ग्राफ है, और ये ग्राफ किसके किसके बीच में संबंध देता है? तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में। ये पूरा का पूरा स्टोरी हम आपको बताए ये चीज़ को समझाने के लिए कि हाँ एड्जॉर्प्शन की मात्रा को सिर्फ आप x से सूचित मत करना, सिर्फ m से सूचित मत करना, x बाय m से सूचित करना। x कितना दूध आया, m कितने बिस्किट में आया, x एड्जॉर्बेट का मास और m एड्जॉर्बेंट के सतह का मास, मतलब उस भाग का मास जहाँ पर एड्जॉर्प्शन हुआ है। तो x बाय m को आप बार बार, अब शॉर्ट में हम बहुत बार समझा दिए हम आपको। अब डायरेक्ट हम आपसे पूछेंगे करे अधिशोषण की मात्रा किससे सूचित करेगा, तो आंसर हमको मिल जाना चाहिए x बाय m। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को किससे सूचित करेंगे, तो आंसर मिल जाना चाहिए हमको x बाय m। ठीक है, तो एक बार फिर से एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का आप हमको डेफिनेशन बताइए। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? वह ग्राफ, है ना। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था? वह ग्राफ जो एड्जॉर्प्शन की मात्रा तथा प्रेशर के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो ये हुआ एड्जॉर्प्शन की मात्रा, ये हुआ प्रेशर। अब इसके बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ हम लोग खींचते हैं, एक्चुअली वो तो हम लोग उस वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन जो नोट पॉइंट हम आपको बताए थे ना उसी से हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर जो होता है ना ये समानुपाती होता है। नोट पॉइंट नंबर 1 में पढ़े थे आप लोग कि एड्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर जो होता है समानुपाती होता है। तो अगर ये दोनों समानुपाती है तो इस दोनों के बीच में ग्राफ कैसा होगा रे? ऐसा,
स्ट्रेट लाइन, वो भी ऊपर की तरफ। देखो कुछ ऐसा ग्राफ होगा ना, क्योंकि एडजॉर्प्शन की मात्रा मतलब x/m और प्रेशर दोनों समानुपाती होता है। अगर ये बढ़ाओगे तो ये भी बढ़ना चाहिए था, अगर ये घटाओगे तो ये भी घटना चाहिए था। देखो ना, प्रेशर को सपोज कीजिए इतना कर दीजिए, प्रेशर इतना है, तो इतना प्रेशर पर एडजॉर्प्शन की मात्रा देखो कितना है भाई, इतना है। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस हमको बता रहा है अधिशोषण की मात्रा, और ये वाला एक्सिस हमको बता रहा है प्रेशर। तो अगर इतना प्रेशर है तो अधिशोषण की मात्रा इतना है। चलो प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो प्रेशर अगर बढ़ा दीजिएगा, इतना प्रेशर कर दीजिएगा, तो देखिए एडजॉर्प्शन की मात्रा भी क्या हो गई, बढ़ गई। और प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो एडजॉर्प्शन की मात्रा क्या होगी, और बढ़ जाएगी। और प्रेशर बढ़ा दीजिएगा तो एडजॉर्प्शन की मात्रा और बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो हम लोग संबंध देखे थे, इस संबंध पर बिल्कुल खरा उतर रहा है ये ग्राफ। हम लोग सीखे थे एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर जो होता है समानुपाती होता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। तो ये वाला ग्राफ भी बता रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एडजॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जानते हो, जो आपका एडजॉर्बेंट है ना, उसका सतह जो है कभी ना कभी तो फुल हो जाएगा, है ना। सतह जो है कभी ना कभी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा। तो अगर सतह फुल हो गया तो उसके बाद तुम कितनों भी प्रेशर लगा दो, तो ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो अंदर चला जाएगा, और अगर अंदर गया तो उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण। एडजॉर्प्शन नहीं कहते हैं, याद है ना, AB। और या नहीं तो फिर क्या होगा कि बाहर चलाएगा भाई। तो अगर अंदर चला गया तो वो भी एडजॉर्प्शन नहीं हुआ, अगर बाहर चला गया लौट के तो वो भी एडजॉर्प्शन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि कुछ देर तक एडजॉर्प्शन होगा, कुछ देर तक आपका एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ेगी बढ़ेगी, एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन एक समय आने के बाद क्या होगा, ये फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट का मतलब देखिए कितना क्या हुआ भाई, कि आप प्रेशर को कितना भी बढ़ा दो, मान लेते हैं प्रेशर और बढ़ा दिए, प्रेशर और बढ़ा दिए, लेकिन एडजॉर्प्शन ना मैक्सिमम इतना ही होगा। इतना सा दूध आया, है ना, इतना सा एडजॉर्प्शन हुआ। इसके बाद क्या हुआ, सतह बिल्कुल फुल हो गया, इस बिस्किट का सतह फुल हो गया। इसके बाद तुम जो है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्रेशर पर, इस प्रेशर के बाद तुम प्रेशर कितनों बढ़ा दो तो एडजॉर्प्शन की मात्रा नहीं बढ़ रही है, एडजॉर्प्शन की मात्रा ऊपर नहीं जा रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बिस्किट का सतह, इस एडजॉर्बेंट का सतह क्या हो गया है, फुल हो गया है। तो सिर्फ यहाँ तक ग्राफ मत खींचना, ग्राफ पूरा कंप्लीट कर देना कि कुछ दूर तक तो ऐसा बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्रेशर डालते जाइएगा, जैसे जैसे दूध को आप प्रेशर से डालते जाइएगा, वो उसके अंदर बिस्किट के सतह के अंदर जाता चला जाएगा, मतलब एडजॉर्प्शन होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन हाँ, एक समय के बाद, एक प्रेशर के बाद क्या होगा, आप कितनों ज़्यादा प्रेशर लगा दो, चूँकि बिस्किट का सतह फुल हो गया है तो ये एडजॉर्प्शन की जो मात्रा इतना सा है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपका ग्राफ जो ऊपर जा रहा था, ऊपर जाना बंद हो जाएगा। अब ये बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। प्रेशर बढ़ाते जाओ, देखो प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, एडजॉर्प्शन की मात्रा देखो ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ है, यही है आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसको जो है ना ऐसे कर दो, ये हम यहाँ पर बनाए हैं और ये वाला यहाँ पर बनाए हैं, और ये वाला प्रेशर को हम यहीं पर दिखा देते हैं, ये प्रेशर, और इसको बोल दोगे ये है फिगर नंबर 1। ये फिगर नंबर 1 है, और वेयर थोड़ा सा नीचे तुम लोग लिखना, वेयर। यहाँ पर कौन कौन क्या क्या है सब नीचे लिख दिए, फिगर 1। और ये फिगर किसका है रे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का है, ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का। रुको थोड़ा सा, रुको, अभी इसको फिर जो है अब देखो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में आपने क्या सीखा कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है। तो लीजिए एक ग्राफ है, यही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, ये किसके किसके बीच में संबंध देता है रे, तो संबंध देता है अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, एक ग्राफ है, और ये अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है। और इस पूरी प्रक्रिया में टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट, टेम्परेचर को फिक्स रखना है। ओके, कोई दिक्कत? अच्छा, x क्या है भाई, एडजॉर्बेंट का मास, और m क्या है,
एड्जॉर्बेंट के उस सतह का मास जहाँ पर एड्जॉर्प्शन की घटना हुई है। एड्जॉर्बेंट के, ये एड्जॉर्बेंट हुआ, एड्जॉर्बेंट के उस सतह का मास, उस सतह का मास, या तो ये सतह ले लो, या तो ये सतह ले लो, या तो ये सतह ले लो, या फिर ये ले लो, या फिर टोटल ले लो, जहाँ जहाँ पर एड्जॉर्प्शन हुआ है, जहाँ जहाँ पर दूध आया है, उस सब का मास हम लोग ले लेंगे स्मॉल m। और एड्जॉर्प्शन की मात्रा को सूचित करना होगा तो सिर्फ दूध से काम नहीं चलेगा, सिर्फ बिस्किट के सतह का जो भार जहाँ पर एड्जॉर्प्शन हुआ है उससे नहीं पता चलेगा, दोनों लेना पड़ेगा, मतलब x/m। तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा हो गई x/m और ये हो गया प्रेशर। और अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में जो भी ग्राफ है उसी ग्राफ को कहा जाता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एकदम क्लियर हुआ? ये समझने वाला थोड़ा सा टॉपिक था। बहुत लोग को तो हो सकता है कि पहली बार में समझ में आ गया होगा, कुछ लोग को ऐसा हुआ होगा कि थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, तो हमको लगता है अब हमको लगता है पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा आपको कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है भाई। एक ग्राफ है और ये जो ग्राफ है किसके किसके बीच में है रे? अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में है। इसलिए हम लोग डेफिनेशन लिखे हैं, वह ग्राफ जो स्थिर ताप पर एड्जॉर्प्शन की मात्रा तथा प्रेशर के बीच में संबंध स्थापित करती है उसे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहले आप ग्राफ बनाओगे, फिर ये फिगर 1 लिखना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तब कौन कौन क्या है ये लिखना है, जैसे हम लिखें। लो स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हटा दें हम। चलो देखो, देख लिया ग्राफ, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ कैसा होगा देख लिया। अब इसको हम यूज़ करेंगे। अब देखो, अच्छा चलो अब ना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में कुछ थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ इंटरेस्टिंग और बातें, ठीक है। लेकिन हाँ, अब आप लोग ज़्यादा बोलोगे और हम कम बोलेंगे, ओके। आप ही आगे आगे रहना, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमको ये बताओ कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म आप कहीं पर अगर सुनोगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आएगा? एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म अगर आप सुनोगे तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को सुनते ही आपके माइंड में क्या इमेज आएगा? अरे अरे एक तो गधा है, हाँ गधा का इमेज आएगा। अच्छा, मिठाई है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म देश है, ये सब इमेज आएगा। ना ये सब इमेज नहीं लाना है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक ग्राफ है। नहीं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक ग्राफ। जैसे सुनोगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ओह अच्छा एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, अच्छा ग्राफ है, ग्राफ है। नहीं, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है भाई? एक ग्राफ है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? एक ग्राफ है, आराम से। अच्छा, ग्राफ है तो ग्राफ को खींचने के लिए, ग्राफ को बनाने के लिए कम से कम 2 एक्सिस तो चाहिए। चलिए हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं ये, और एक एक्सिस ले लेते हैं हम लोग ये, ठीक है। अब हम लोग जनरली मैथमेटिक्स में यहाँ पर y और यहाँ पर x एक्सिस लेते थे, लेकिन यहाँ पर y और x एक्सिस के बीच में ग्राफ नहीं खींचना है। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म एक ग्राफ है, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये जोड़ता है, ये जो संबंध देता है, ये जो रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में? एड्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में, एड्जॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर के बीच में। अच्छा, अब एक बात बताओ, एड्जॉर्प्शन की मात्रा इस दोनों एक्सिस में कहीं पर भी ले सकते हैं। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर इस एक्सिस पर एड्जॉर्प्शन की मात्रा लेते हैं, तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा को किससे सूचित करोगे? x से? ना, ये x तो सिर्फ दूध का मास है, मतलब एड्जॉर्बेट का मास है। सिर्फ इससे एड्जॉर्प्शन की मात्रा ठीक से नहीं पता चलेगी, गड़बड़ हो सकता है। नहीं, अच्छा ये जो m है इससे रे, m से ना, ये तो है बिस्किट के सतह का मास जहाँ पर दूध आया है, तो सिर्फ इससे भी नहीं पता चलेगा। तब एड्जॉर्प्शन की मात्रा सही किससे पता चलेगी बोलिए? x से, दूध का मास से, या बिस्किट के सतह का मास से मतलब m से, या x/m से? किससे? x/m से, मतलब कितना दूध आया और बिस्किट के कितने सतह में आया। तो अधिशोषण की मात्रा को मस्त तरीके से व्यक्त करने के लिए, सही तरीके से व्यक्त करने के लिए आप x नहीं, सिर्फ m नहीं, क्या लोगे? x/m। तो चलिए इस एक्सिस पर हम लोग क्या ले लिए? इस अक्ष पर हम लोग ले लिए x/m, मतलब अधिशोषण की मात्रा, और यहाँ पर हम लोग ले लिए दाब, प्रेशर। अच्छा, इस यहाँ पर तो 0 होगा रे, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 मान लेते हैं। उसी तरह से प्रेशर में क्या होगा? 1, 2, 3, 4।
अच्छा, इस एक्सिस में आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो प्रेशर का मान बढ़ता चला जाएगा, 1 2 3 4 यूनिट मात्रक जो लेना है ले लेना, तो 1 2 3 4। अच्छा, इस एक्सिस में अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तब कौन बढ़ेगा? अगर इस एक्सिस में ऊपर जाइएगा तब कौन बढ़ेगा? अधिशोषण की मात्रा। यहां पर है तो 1, यहां पर है तो 1.5, यहां पर है तो 2, यहां पर 2.5, 3, 3.5, 4, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो इस एक्सिस पर प्रेशर आगे बढ़ रहा है, प्रेशर आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे इस एक्सिस में दूर चलते चले जाइएगा, प्रेशर का मान बढ़ता चला जाएगा, दबाव का मान बढ़ता चला जाएगा, और इस एक्सिस पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। ओके। अच्छा, अगर हम एक ग्राफ खींचते ऐसे, सपोज कीजिए ऐसे, जो कि आप देखे थे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ था, कुछ देर के बाद ऐसे सरल रेखा था, स्ट्रेट लाइन था, फिर इसी तरह से कांस्टेंट हो गया था, नहीं? तो ये क्या बताता है, जरा सा उसको भी हम लोग देख लें। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम हो, बहुत लोग तो उस ग्राफ को एकदम आराम से समझ गए होंगे, लेकिन हमको लगा हो सकता है कि कुछ लोग को ये पैरेलल वाला जो ग्राफ है इसमें जरा सा परेशानी होगा, तो हम 2 मिनट में इसको भी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ का क्या मतलब हुआ, समझ में आया? देखो, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, और ये है सरल रेखा का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, ठीक है? अच्छा, ये ग्राफ में देखो कौन बढ़ रहा है और कौन स्थिर है, कौन बढ़ रहा है और कौन स्थिर है, जरा दिमाग लगा के बताओ तो। अगर इस ग्राफ के इस पॉइंट पर आइएगा, तो इस पॉइंट पर अगर प्रेशर जानना है तो प्रेशर वाले एक्सिस पर 90 डिग्री डालो, एकदम 90 डिग्री परपेंडिकुलर डालना है। ओके, तो 1 से थोड़ा सा कम आया। और अगर इस पॉइंट पर तुमको अधिशोषण की मात्रा जानना है तो अधिशोषण की मात्रा जानने के लिए उधर जाओगे क्या, ऊपर जाओगे क्या? नहीं ना, उधर नहीं है भाई, इधर नहीं, इधर है एक्सिस, यहाँ। तो इससे परपेंडिकुलर यहाँ मारिए, तो परपेंडिकुलर तो यहीं पर आया, जो कि वैल्यू है 3। तो इस पॉइंट पर अधिशोषण की मात्रा 3 है और प्रेशर 1 से थोड़ा सा कम है। अच्छा, मान लेते हैं हम यहाँ पर ले लेते हैं, इस स्ट्रेट लाइन, इस ग्राफ में अगर हम यहाँ पर लेते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर बोलिए क्या होगा, इस पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर कितना हो जाएगा, 2, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर इस पॉइंट पर 1 था और इस पॉइंट पर प्रेशर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो अधिशोषण की मात्रा अभी भी वही है, 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अच्छा, यहाँ पर सॉरी इस पॉइंट पर तो प्रेशर जानना चाहता है तो बोलो किधर तुम लंब, किधर परपेंडिकुलर डालोगे? अगर इस पॉइंट पर प्रेशर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे, नहीं। और अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जानना है तो अधिशोषण की मात्रा जानना है तो इधर। तो फिर से देखो 3। तो अगर आप ऐसे ग्राफ खींच देते ना तो अधिशोषण की मात्रा 3 की 3 रह जाती। हाँ, प्रेशर देखो, जैसे जैसे इस ग्राफ में तुम आगे बढ़ रहे हो, प्रेशर का मान 1 2 3 4 5 प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन क्या अधिशोषण की मात्रा 3 से 3.5 हुई? क्या अधिशोषण की मात्रा घटी? ना, अधिशोषण की मात्रा 3, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसका मतलब अगर ऐसा ग्राफ खींच देते ना तो अधिशोषण की मात्रा स्थिर हो जाती, लेकिन अधिशोषण की मात्रा स्थिर नहीं होगी शुरू में। क्यों? क्योंकि अधिशोषण की मात्रा मतलब x/m समानुपाती होता है प्रेशर के। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन क्या इस ग्राफ में अधिशोषण की मात्रा बढ़ी? नहीं, 3 का 3 रह गया। तो क्या ये वाला ग्राफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें अधिशोषण की मात्रा बढ़ी ही नहीं। अधिशोषण की मात्रा 3 का 3 रह गई पूरे ग्राफ के दौरान। हाँ, प्रेशर बढ़ा लेकिन अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ी। एडजॉर्प्शन का जो एक्सटेंट था, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में संबंध देता है, और इस दोनों के बीच में संबंध ये है, समानुपाती होता है। अगर प्रेशर बढ़ा तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म भी अधिशोषण की मात्रा भी बढ़नी चाहिए थी। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा भी क्या होनी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए थी। लेकिन इस ग्राफ में अधिशोषण की मात्रा 3 का 3 ही रह गया, नहीं। अच्छा, 1 मिनट, ये वाला ग्राफ तो आपको समझ में आया। इस ग्राफ में क्या है? अधिशोषण की मात्रा क्या है? कांस्टेंट है। और लेकिन हाँ, अगर तुमको ये वाला अधिशोषण की मात्रा अगर कांस्टेंट करना है तो तुमको प्रेशर के बिल्कुल समांतर ग्राफ खींचना होगा। अरे यही ना सीखे हैं मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्टिंग में ही सीखे होंगे आप लोग कि अगर इसको स्थिर करना है, जैसे 3 ही पर स्थिर कर देना है तो ऐसे करके ऊपर मत बढ़ा देना, नहीं तो फिर तो देखो 3 से बढ़ गया।
ऐसे मत कर देना, नहीं तो 3 से तो फिर घटने लगेगा, देख तो 2 1 आने लगा, वैसा नहीं करना। अगर तुम इसको फिक्स करना है तो एकदम ऐसे करके जाना, परपेंडिकुलर इस पर, और ध्यान रहे कि इसके क्या होना चाहिए, बिल्कुल समांतर होना चाहिए, पैरेलल, ये दोनों एकदम पैरेलल होना चाहिए, नहीं प्रेशर के एकदम पैरेलल होना चाहिए। अच्छा एक और ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, अच्छे से समझिएगा। ये लिए एक्सिस हम लोग और एक एक्सिस ये लिए, यहाँ पर लेते हैं अधिशोषण की मात्रा। अब बोलने की ज़रूरत नहीं है, अधिशोषण की मात्रा को सूचित किससे करिएगा, x/m से। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं p, p का मतलब क्या हुआ रे, प्रेशर। अच्छा यहाँ पर 1, प्रेशर 2, प्रेशर 3, प्रेशर 4, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा 1 2 3 4 मान लेते हैं ऐसे। अगर ग्राफ हम ऐसे खींच देते इसके समांतर, ये जो अधिशोषण की मात्रा है ना, अधिशोषण की मात्रा के अगर समांतर खींच देते तो क्या ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ होता? क्या ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो इस ग्राफ में प्रेशर 3 का 3 ही है, देख लो इस पॉइंट पर चेक करो, इस पॉइंट पर अगर चेक करना है प्रेशर तो किधर आओगे, प्रेशर वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो परपेंडिकुलर डाल दिए, प्रेशर हो गया 3। अधिशोषण की मात्रा देखो, तो अधिशोषण की मात्रा जानने के लिए आप अधिशोषण की मात्रा वाले एक्सिस पर जाइए। अधिशोषण की मात्रा का एक्सिस बोलो किधर है, ये कि ये है, तो चलो इधर आए, मान लेते हैं 1.5 आया। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ोगे इस ग्राफ पर तो इस पॉइंट पर भी देखो प्रेशर वही है, लेकिन हाँ अधिशोषण की मात्रा इस बार बढ़ रही है, इस बार मान लेते हैं 2.5 हो गई। अच्छा अगर ये पॉइंट अगर लेते हैं तो फिर से देखो प्रेशर वही है, हाँ अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है। तो इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं, अगर ये ग्राफ तुम अधिशोषण की मात्रा के समांतर अगर बना के खींच दिए तो इसमें देख रहे हैं कि इस बार प्रेशर ही स्थिर हो गया, नहीं प्रेशर ही स्थिर हो गया। हाँ अधिशोषण की मात्रा इस बार बढ़ रही है। पिछला बार जो ग्राफ तुम ऐसे करके खींच दिया था, इसके समांतर खींच दिया था, तो उसमें अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई थी, स्थिर हो गई थी। लेकिन इस बार हम क्या देख रहे हैं, प्रेशर 3 का 3 का 3 का 3 ही रह गया, प्रेशर पूरे ग्राफ में 3 है। हाँ अधिशोषण की मात्रा बढ़ रही है लेकिन प्रेशर तो फिक्स हो गया ना। लेकिन हम जानते हैं अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर दोनों समानुपाती होता है, और समानुपाती का मतलब दोनों अपना भाई है, और अपना भाई का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए, अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए। तो देखो अधिशोषण की मात्रा बढ़ी लेकिन प्रेशर बढ़ा, 3 से थोड़ा सा भी बढ़ के 4 हुआ पूरे ग्राफ में, 3 से घट के कभी 2 हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो प्रेशर वही का वही रह गया। और ऐसा हमको ये रिलेशन नहीं बताता है, ये रिलेशन बताता है नहीं ऐसा नहीं होगा, ये रिलेशन कहता है कि प्रेशर बढ़ाओगे तो हाँ एडजॉर्प्शन की मात्रा भी बढ़ेगी, प्रेशर घटाओगे तो एडजॉर्प्शन की मात्रा भी घटनी चाहिए थी। लेकिन ये ग्राफ भी इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है, इसमें तो प्रेशर स्थिर हो गया है, प्रेशर कॉन्स्टेंट हो गया है। नहीं तो देख लीजिए ये वाला ग्राफ जब इसके समांतर बनाए वो भी गलत हो गया, और इसके समांतर अगर बनाते हैं तो भी वो गलत हो गया। दोनों में ले रहे हैं, देखो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर सब में ले रहे हैं, लेकिन ग्राफ अगर ऐसे बना दीजिएगा स्ट्रेट लाइन तो गलत हो जाएगा, ऐसे बना दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तब फिर हमको कैसे बनाना होगा, अब देखते हैं। वो जो ग्राफ हम लोग बनाए थे थोड़ा सा छोटा हो गया था वहाँ पर पिछली बार में, अब देखो इसको डिटेल में देख लो। अगर हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं तब क्या फ़ायदा होगा, बोल दे यहाँ पर अब क्या लेना है, अब तो एकदम याद हो गया होगा, अधिशोषण की मात्रा x/m, इधर क्या लेना है प्रेशर। अच्छा x/m और प्रेशर के बीच में संबंध कैसा होता है भाई, समानुपाती। तो समानुपाती दिखाना भी होगा ग्राफ में, तो ग्राफ कैसे जाइएगा, ऐसे नहीं 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 नहीं, हम जानते हैं अगर ऐसे कर दिए ना तो अधिशोषण की मात्रा नहीं बढ़ेगी, और अगर ऐसे खींच दिए तो प्रेशर की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो ना तो हम ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं ना तो ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं, नहीं हमको ग्राफ खींचना होगा ओरिजिन से और ऐसे स्ट्रेट लाइन, नहीं। और इस ग्राफ में फ़ायदा देखो तो क्या हुआ, इसमें दोनों चीज़ बढ़ रहा है। अगर तुम इस ग्राफ पर इस पॉइंट के बारे में बात करो तो इस पॉइंट पर प्रेशर कैसे निकालोगे बोलो तो, ये ग्राफ, ये हमारा हुआ अधिशोषण की मात्रा का एक्सिस, ये हुआ प्रेशर का एक्सिस, ये हुआ हमारा ग्राफ। तो अब हमको बताओ कि इस पॉइंट पर अगर हम प्रेशर पूछेंगे तो कैसे निकालोगे, ठीक है, प्रेशर कैसे निकालोगे। मान लेते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, उसी तरह से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो अगर इस पॉइंट पर तुमको प्रेशर निकालना है तो प्रेशर वाले एक्सिस में परपेंडिकुलर डालो, कितना आया 1, और अगर अधिशोषण की मात्रा जाननी है तो अधिशोषण की मात्रा वाले में ये डालो, कितना हो गया 1। तो देख रहे हैं कि प्रेशर अगर 1 है तो अधिशोषण की मात्रा भी लगभग कितना है 1 है। अब चलिए प्रेशर, हाँ यहाँ पर इस पॉइंट पर लेते हैं, तो इस पॉइंट पर अगर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर पर लंब डालिए, और अगर अधिशोषण की मात्रा निकालना है तो अधिशोषण की मात्रा पे डालिए।
है ना। तो अधिशोषण की मात्रा के एक्सिस पर अगर डालते हैं इस पॉइंट से लंब तो 3 आता है, और प्रेशर पर अगर डालते हैं तो 3 आता है। तो देखिए प्रेशर 1 से कितना हुआ 3, मतलब प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, तो अधिशोषण की मात्रा भी तो 1 से 3 हो गई, मतलब ये भी बढ़ा। तो अगर ये बढ़ रहा है, प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ रही है, अधिशोषण की मात्रा भी बढ़ रही है, और यही कहता है ये रिलेशन। तो ग्राफ को भी यही बोलना चाहिए था। तो ये वाला ग्राफ अगर खींचिएगा तो वो ग्राफ ये बात नहीं बता पाएगा, अगर ये वाला ग्राफ खींचिएगा तो वो बात, ये वाला बात वो वाला ग्राफ भी नहीं खींच पाएगा, बता पाएगा। लेकिन अगर ऐसे खींचिएगा ना तब फिर इसमें एकदम क्लियर हो जाता है कि जैसे जैसे प्रेशर को इस एक्सिस पर आप बढ़ाते चले जाइएगा वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये बिस्किट है, इसमें अधिशोषण का होता जाएगा, 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 कभी तो सतह फुल हो जाएगा, कभी तो सतह फुल हो जाएगा, जो अभी जस्ट कुछ देर पहले बताए। लेकिन अगर सतह फुल हो गया यार तो हम कितनों प्रयास कर लें, कितनों प्रेशर लगा लें, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। अब क्या होगा बोलो तो, अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये अधिशोषण की मात्रा देखो ऐसे बढ़ते 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 टॉप 4 तक गई, 4 तक गया ना, देखो 4 तक चला गया। अब इसका सतह क्या हो गया, फुल, सतह फुल हो गया। तो अगर तू ज़्यादा प्रेशर लगा दोगे तब तो दूध अंदर चला जाएगा, और दूध का अंदर जाना एडजॉर्प्शन नहीं है। अब कुछ हो सकता है टकरा के वापस चला जाए, तो वो भी क्या है, एडजॉर्प्शन नहीं है। मतलब क्या, अब जब सतह फुल हो गया तो हम कुछ भी कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सतह पर अब और ज़्यादा दूध हम डाल ही नहीं पा रहे हैं, एडजॉर्प्शन की मात्रा बढ़ा ही नहीं पा रहे हैं। एडजॉर्प्शन की मात्रा जो 4 तक पहुँची है ना, अब वहीं पर है। तो अब आप आगे ग्राफ कैसे खींचिएगा, प्रेशर तो हम बढ़ा सकते हैं, प्रेशर तो बढ़ा सकते हैं, प्रेशर तो हम आगे और बढ़ा सकते हैं, तो ग्राफ तो आगे बढ़ेगा। लेकिन अधिशोषण की मात्रा अब आगे नहीं बढ़ा सकते, तो ग्राफ हम ऐसे खींचे क्या, हाँ ना 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 ना, गड़बड़ा गया। अधिशोषण की मात्रा देखो 4 है, और अगर इस आगे बढ़ा दोगे तब तो 4 से ऊपर चला गया। और यहाँ ये बता रहा है कि इसका सतह फुल हो चुका है, और सतह फुल अगर हो गया तो और इसमें दूध अब नहीं आएगा, तो अधिशोषण की मात्रा अब नहीं बढ़ेगी। तो आप इसको कैसे ऊपर कर दिए, अच्छा ऐसे कर दें क्या, नीचे, हाँ ये तो घट गया, और हम निकाले थोड़े हैं अभी, ठीक है, तो घट गया। तो ऐसे भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं कर सकते, तब बोलिए क्या कीजिएगा, तब इस एक्सिस के समांतर बिल्कुल आपको ऐसे करके ग्राफ खींचना है, ऐसे करके नहीं। और समांतर का मतलब समझ में आया क्या हुआ, समांतर का मतलब प्रेशर आप बढ़ा दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समांतर अगर हो गया तो कहाँ पर समांतर हो गया, अरे 4 पर जाकर ये प्रेशर के क्या हो गया, बिल्कुल समांतर हो गया। इसका मतलब है कि आप कितनों भी प्रेशर बढ़ा दो, कितनों भी प्रेशर बढ़ा दो, अब चूंकि सरफेस फुल हो चुका है, ये बिस्किट का सतह भर चुका है, तो अब दूध नहीं आएगा, तो अधिशोषण की मात्रा 4 से ऊपर नहीं होगी। तो अब जितना दूर लेके जाना है तुम ऐसे करके समांतर, इसके समांतर तुम लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ। तो क्या अब अधिशोषण की मात्रा 4 से ऊपर बढ़ती दिख रही है इस ग्राफ में, नहीं। तो यहाँ तक ग्राफ जो है ना, यहाँ तक का जो ग्राफ है वो तब तक का ग्राफ है जब तक कि सतह खाली था, नहीं। और इसके बाद, यहाँ के बाद जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ कौन सा है भाई, तब का ग्राफ है जब ये सतह बिल्कुल क्या हो गया, फुल हो गया। तो एक एक चीज़ हम तोड़ के इस ग्राफ का बता दिया, समझ में आया। तो ये ग्राफ में यहाँ तक जो ग्राफ है वो कब का ग्राफ है रे, तब का ग्राफ है जब सतह खाली था। और यहाँ तक जो है ना, इस संबंध को दिखा रहा है कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी, नहीं, यहाँ तक जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन इस पॉइंट पर आने के बाद जब अधिशोषण फुल हो गया, जब सतह फुल हो गया, तो आप प्रेशर जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, अब उसमें एक्स्ट्रा दूध नहीं जाएगा, तो अधिशोषण की मात्रा 4 से मजाल है कि कुछ बढ़ जाए, तो 4 पर ही आपको एकदम समांतर खींचना पड़ेगा इसके। समझ आ गया पूरा अच्छे से। अब चलो, तो इसके समांतर खींचना है ना मैक्सिमम पर ले जाके, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ और लास्ट, हम ना 3 ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, देखिए तीनों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। ये है अधिशोषण की मात्रा x/m, और ये है प्रेशर। ये हम खींच रहे हैं, मान लेते हैं 195 केल्विन पर। ताप कितना है,
195 केल्विन। हम जानते हैं कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ये जो ग्राफ है ना, इसमें ताप को क्या किया जाता है, कांस्टेंट किया जाता है। तो इस ग्राफ को हम खींचने जा रहे हैं किस पर भाई, 195 केल्विन पर। तो कोई बात नहीं, खींचिए आप। देखिए अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है। और हम जानते हैं ग्राफ में दो भाग है, एक भाग तब तक का जब तक कि सतह खाली रहेगा, और एक भाग वो होगा जब सतह क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो चलो ये दोनों समानुपाती होता है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा तो वैसे वैसे ये बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे करके दिखाओगे नहीं, लेकिन हाँ जैसे सतह फुल हो जाएगा तो क्या उसके बाद भी आप स्ट्रेट लाइन दिखाओगे, नहीं ना। उसके बाद आपको क्या करना है, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को स्थिर कर देना है। तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म कौन है, कौन है, कौन है, ये है। इसको स्थिर करना है। तो इसको स्थिर करना है तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर ऊपर नहीं जा सकते हैं आप, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकते, इसी पॉइंट पर इसके समांतर चलते जाएंगे। ये देखिए बन गया ग्राफ। अच्छा ये कितना पे है, 195 केल्विन पे। पूरी प्रक्रिया के दौरान हमने ताप को फिक्स रखा है 195 केल्विन, इसमें ताप हम नहीं बदलेंगे। ओके, अब चलो जब ये ग्राफ बन गया ना, फिर एक दिन दो दिन के बाद फिर नया ग्राफ खींचे, और इस बार फिर से वही अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। लेकिन इस बार हम मान लेते हैं 244 केल्विन पर ग्राफ खींच रहे हैं। ताप बढ़ा दिए, लेकिन ओए ये अलग ग्राफ है, ये मत बोलना सर आप ताप कैसे बढ़ा सकते हैं। इसमें तो आप बोले कि ताप स्थिर है, तो स्थिर तो किए हैं भाई। पूरी प्रक्रिया के दौरान मेरा ताप 195 केल्विन है, ऐसा नहीं कहा इतना सा ग्राफ 195 पे कीजिए और फिर उसके बाद 200 कर दिए, उसके बाद 244 किए, ऐसा नहीं किए। ये पूरा ग्राफ हम 195 पे खींचे हैं भाई, है ना, ये अलग चीज़ हुआ। अब आ जाओ यहाँ पर, अब 244 केल्विन पर पूरा ग्राफ खींचने वाले हैं। हाँ, तो तू हमको बता कि इस बार सब मटेरियल वही है, सब कुछ सेम है, तो क्या अधिशोषण की मात्रा टॉप जो यहाँ पर 4 पर किया था, मान लेते हैं 4 पर किया था, क्या इस बार भी 4 पर ही रहेगा, या 4 से ऊपर होगा, या 4 से कम होगा? ये जरा हमको बताओ, यही बात हमको जानना था। सेम यही ग्राफ यहाँ खींचने जा रहे हैं हम। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म यहाँ भी बनाने जा रहे हैं, ग्राफ यहाँ भी बनाने जा रहे हैं अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में। हाँ, लेकिन अंतर ये है कि 195 केल्विन पे ये था और ये 244 केल्विन पे है। तो हमको बताओ ये जो 4 पे पीक आया था, 4 पर मैक्सिमम आया था, क्या 4 पर ही दिखाएं या बढ़ा दें या कम कर दें? क्या आंसर है बताइए आपका, बढ़ा दें या घटा दें? देखो आपको हम बताए थे नोट पॉइंट नंबर 2 कि अधिशोषण की मात्रा, मतलब अधिशोषण जो होता है, एड्जॉर्प्शन जो होता है, वो टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। नहीं, टेम्परेचर के विद प्रेशर के न समानुपाती होता था, टेम्परेचर का तो उल्टा होता था। तो अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण जो बोल सकते हो आप, ये क्या है, टेम्परेचर का क्या होता है, उल्टा होता है। टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो ये घटेगा, टेम्परेचर को अगर ये बढ़ाओगे तो ये क्या होगा, घटेगा। अरे यार ये बिस्किट है, इस पर दूध आया है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं मतलब इसको आप धूप में रख रहे हैं, इस टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं मतलब आप इसमें गर्मी दे रहे हैं, इसमें उष्मा दे रहे हैं, इसको आप धूप में रख रहे हैं। तो धूप में रखने पर क्या होगा, जो भी दूध यहाँ पर आया था, जो भी मॉलिक्यूल्स आया था, वो मॉलिक्यूल्स अब टिकेगा या वो भी सूख जाएगा, वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। स्टार्टिंग में हम लोग समझ चुके हैं। तो अगर आप ताप बढ़ाइएगा, ताप अगर बढ़ा दीजिएगा तो जो दूध यहाँ पर आया है, जो बिस्किट, हल्का सा बिस्किट का सतह गीला है, वो सूखना शुरू हो जाएगा। मतलब ये मॉलिक्यूल सब क्या होगा, बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और अगर बाहर चला गया इसका मतलब एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पहले से हम लोग जान रहे हैं। तो ताप अगर बढ़ेगा मतलब गर्मी दोगे तो बिस्किट सूखेगा। बिस्किट सूखेगा मतलब क्या, जो भी पदार्थ, जो भी दूध हमारे सतह पर आया था, जो भी एड्जॉर्प्शन हुआ था, वो जो दूध है ना, वो रहने के बजाय उल्टा निकलना शुरू कर देगा, सूखना शुरू कर देगा। तो सतह पर आना, सतह पर रहना एड्जॉर्प्शन है, निकलना एड्जॉर्प्शन नहीं है। अगर निकलने लगा मतलब कि एड्जॉर्प्शन कमने लगा, और गर्मी देने के बाद, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद वही होगा, सूखने लगेगा, मॉलिक्यूल सब निकलना शुरू कर देगा। और मॉलिक्यूल सब अगर निकल रहा है, इसका मतलब है कि एड्जॉर्प्शन जितना था उतना नहीं रहा, एड्जॉर्प्शन बढ़ा नहीं, एड्जॉर्प्शन उल्टा घटना शुरू कर दिया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एड्जॉर्प्शन की मात्रा क्या होगी, घटेगी। दोनों व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लगाओ। अगर 195 से ज़्यादा ताप तुम अगर कर दिया तो एड्जॉर्प्शन 4 अब नहीं रहेगा, इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब ग्राफ यहाँ तक बनाओगे, ऐसे करके मान लेते हैं। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन तक आप बनाएं, स्ट्रेट लाइन तक बनाए आप, है ना। ये सॉरी ये यहाँ तक दोनों समानुपाती रहा। अब इसके बाद क्या हो गया, बिस्किट का सतह फुल हो गया, और बिस्किट का सतह फुल हो गया तो अब क्या होगा, इसके समांतर आपको बना देना है, ताकि हमारा ये एड्जॉर्प्शन की मात्रा बिल्कुल अब क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। नहीं, यहाँ तक तो बढ़ा, यहाँ तक बढ़ा, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन पीक इसमें 4 पर आया था,
क्योंकि इसमें ताप कम था, तो ताप कम तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा। लेकिन इसमें चूंकि ताप बढ़ा दिए तो अब 4 के बजाय 3 पर आया। अच्छा, तीसरा ग्राफ, ये जब ग्राफ खींच लिया 1-2 दिन के बाद फिर हम लोग नया ग्राफ खींच रहे हैं। मान लेते हैं इस बार ये 273 केल्विन पर है। अरे यार, इस बार तो इस दोनों से भी ताप ज़्यादा बढ़ा दिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अधिशोषण की मात्रा ले लिए और यहाँ पर प्रेशर ले लिए, ठीक है। तो अधिशोषण की मात्रा और प्रेशर के बीच में जो ग्राफ है कैसे होगा भाई, कुछ देर तक तो सरल रेखा रहेगा, है ना, क्योंकि ये दोनों समानुपाती है तो समानुपाती दिखाएगा। इस पॉइंट पर आने के बाद क्या होगा, सतह फुल हो जाएगा, बिस्किट का सतह फुल हो जाएगा, तो अब तो उसमें नहीं घुसेगा, तो अब अधिशोषण की मात्रा तो नहीं बढ़ेगी, हाँ। और अब क्या होगा, इस एक्सिस के समांतर हो जाएगा, मतलब अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। यही ना होगा भाई। तो अब ये बताओ कि 195 पे 4 हुआ था अधिशोषण, लेकिन 244 पे घट गया, तो 273 केल्विन पर क्या होगा, इस दोनों से ज़्यादा या इस दोनों से भी कम। चूंकि इस दोनों से वो ताप ज़्यादा है और ताप का उल्टा होता है अधिशोषण, ताप का सौतेला भाई होता है अधिशोषण, ताप से 36 का आंकड़ा है अधिशोषण, तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ने के कारण, ताप के बढ़ने के कारण और घट जाएगी, मतलब इस बार और कम हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। अब इस तीनों ग्राफ को ना एक ग्राफ में डाल देते हैं। तीनों ग्राफ, 3 अलग अलग ग्राफ है, लेकिन देखिए अब स्टैंडर्ड थोड़ा और हम लोग बढ़ा दिए। इस तीनों ग्राफ को हम लोग ना एक ही ग्राफ में डाल देते हैं। यहाँ पर करते हैं, ठीक है। चलिए, ये एक एक्सिस हो गया, ये दूसरा एक्सिस, ठीक है। अच्छा, इस एक्सिस पर क्या लोगे, इस एक्सिस पर क्या लोगे भाई, अधिशोषण की मात्रा, यही है अधिशोषण की मात्रा। इसको हटा देते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखना, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देख, अधिशोषण की मात्रा यहाँ लेते थे ना, अधिशोषण की मात्रा यहाँ ले लो, x/m, प्रेशर यहाँ पर ले लो, नहीं प्रेशर यहाँ ले लो, तब ग्राफ कैसे होगा, ये ऐसे करके ऐसे जाता था, लेकिन अब ग्राफ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। रखना है पैरेलल के, प्रेशर के ही समांतर रहना है, इस प्रेशर के ही ना समांतर ऐसे करके करते थे। लेकिन अगर किसी के मन में होगा सर अगर एक्सिस चेंज कर दिए तो कोई बात नहीं यार, अधिशोषण की मात्रा यहाँ ले लो, प्रेशर ये ले लो, उल्टा कर दो, तो दोनों के समानुपाती कुछ दूर तक दिखाना। और जब ये यहाँ रहता था, ये यहाँ रहता था, तो आप इसको ना स्थिर करते थे, तो इसको स्थिर करने के लिए क्या करते थे, आप समांतर कर देते थे इसके। लेकिन इस बार चूंकि एक्सिस बदल दिए हैं, तो इसको अगर स्थिर करना चाहते हैं, इसको स्थिर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रेशर के क्या करेंगे, एकदम समांतर कर देंगे। तो पिछली बार ग्राफ जो ऐसे होता था, एक्सिस को बदल दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन हाँ, हर हाल में कुछ देर तक आपको दोनों को समानुपाती दिखाना है। समानुपाती का मतलब इसको बढ़ाइएगा तो ये भी बढ़ेगा, और यहाँ पर आने के बाद क्या हो गया, बिस्किट का सतह फुल हो गया, तो अब अधिशोषण नहीं बढ़ने वाला है। तो अधिशोषण इस बार ये है, अब इससे इधर मत बढ़ाना, इसी पर तुम स्थिर हो जाना प्रेशर के समांतर। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, जो मन करे यार कर सकते हो। चलो आ जाओ, तो अधिशोषण की मात्रा हो गया ये, और ये हो गया आपका प्रेशर। हमने 3 ग्राफ खींचा है, ये और ये। इस तीनों को अगर हम एक ही ग्राफ में लाना चाहें तो क्या होगा, देखो तो सबसे पहले ऊपर वाला ग्राफ खींचते हैं, ये भी अधिशोषण एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, कुछ दूर तक समांतर होगा, और जब बिस्किट का सतह फुल हो जाएगा तब क्या करेंगे, इसके समांतर कर देंगे। देखिए हो गया, ये वाला ग्राफ चला गया वहाँ, ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। अच्छा, ये वाला ग्राफ को अब डालते हैं, तो देखो ये इसमें क्या हुआ है, यहाँ 4 पर अधिशोषण की मात्रा इसमें 4 थी, क्योंकि इसमें ताप कम था, लेकिन इसमें ताप बढ़ाने के कारण अधिशोषण की मात्रा घट गई, तो अब ये ग्राफ बनेगा थोड़ा सा नीचे। देखो फिर से जा रहा है समानुपाती, लेकिन यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, बिस्किट का सतह फुल हो गया, तो अब इसके क्या कर देना है, समांतर कर देना है समांतर, ठीक, समांतर ही है ना रे, आप लोग देख लेना अच्छे से। हो गया। अब चलो थर्ड ग्राफ, ठीक है। 3 अलग अलग ग्राफ था, तीनों अलग अलग ताप पे था, इसमें अलग ताप था, उसमें अलग ताप था, उसमें अलग ताप था। लेकिन हाँ ध्यान रखना कि एक ग्राफ में हम ताप नहीं बदले हैं, इस पूरा ग्राफ में ताप वही है मेरा फिक्स, क्योंकि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में एक कंडीशन है कि ताप आपको समान रखना है, तो ताप हम पूरी प्रक्रिया के दौरान समान रखे हैं। और वो तो प्रक्रिया ही अलग है, तो फिर तो हम ताप बदल भी सकते हैं उसमें। लेकिन हाँ जब बदल दिए तो ऐसा नहीं कि हाँ 244 करने के फिर के बाद हम 255 कर दिए, ना, पूरी प्रक्रिया के दौरान 244 ही है भाई। अब वो अलग ग्राफ है, ठीक है। तो अब चलिए उस ग्राफ को डालते हैं, तो उसमें तो ताप सबसे ज़्यादा है रे, तो उसमें ताप सबसे ज़्यादा है, मतलब बिस्किट को सबसे ज़्यादा गर्मी उसमें मिला है, नहीं
तो सबसे ज़्यादा सूखा होगा उसमें, सबसे ज़्यादा दूध निकल गया होगा उसमें, सबसे कम एडजॉर्प्शन उसमें हुआ होगा। तो एडजॉर्प्शन की मात्रा यहाँ है ना, एडजॉर्प्शन की मात्रा यहाँ पर है, तो ये 4 पे था, ये 3 पे था, तो ये क्या होगा और कम होगा, मान लेते हैं 2 पर। ऐसा ग्राफ हो जाएगा नहीं। तीनों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है, तीनों एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ है। अंतर ये है कि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर 273 केल्विन पर है, ये 244 केल्विन पर है, और ये 195 केल्विन पर है। नहीं, आप चाहो तो 277 की जगह पे 70 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, लेकिन हाँ इस तीनों में सबसे कम ताप होगा उसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा अधिशोषण इसमें हो रहा है। और हम जानते हैं अधिशोषण की मात्रा ताप का उल्टा होता है, ताप अगर कम तो अधिशोषण ज़्यादा, और अगर ताप ज़्यादा तो अधिशोषण की मात्रा देखो क्या हो गया है, कम हो गया है। इसमें देखो अधिशोषण की मात्रा क्या है, बहुत ज़्यादा है, इतना है, नहीं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ताप कम था, और इसमें ताप ज़्यादा है तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ओके, तो इस ग्राफ में कुछ ऐसा हम लोग सेट किए ना कि प्रेशर भी दिख गया और टेम्परेचर का भी रिलेशन दिख गया। ये देखो इस ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है, जो बता रहा है कि एडजॉर्प्शन की मात्रा और प्रेशर क्या होता है, समानुपाती होता है, यहाँ तक ना जी, यहाँ तक। और प्रेशर का उल्टा होता है, सॉरी टेम्परेचर का उल्टा होता है, वो भी दिख गया। अगर टेम्परेचर कम था तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा हुई, और जब टेम्परेचर को, ताप को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, 273 कर दिए, तो अधिशोषण की मात्रा जो यहाँ पर थी घट के यहाँ चली आई। नहीं, तो ताप अगर कम तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा, और अगर ताप अगर ज़्यादा तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो गई, घट गई। ताप अगर ज़्यादा तो अधिशोषण की मात्रा कम, और ताप अगर कम तो अधिशोषण की मात्रा ज़्यादा। तो ताप का उल्टा होता है, लेकिन प्रेशर के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस ग्राफ में 3 ग्राफ हम लोगों ने ऐड कर दिया। ओके, तो यार आज बहुत समझने वाला टॉपिक था, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अच्छा, इसको लिख लो, फिगर नंबर 2, वो फिगर नंबर 1 था पीछे वाला, इसको लिख लो फिगर नंबर 2, और ये भी क्या है रे, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये भी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को ही दिखा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें हमने बहुत अच्छा चीज़ कर दिया कि इसमें हमने 3 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को एक ही ग्राफ में डाल दिया, है ना। ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, लेकिन इस तीनों में चूंकि ताप सबसे कम वो था, इसीलिए उसको हम लोग एडजॉर्प्शन की मात्रा में सबसे ऊपर दिखाएं, और इस ग्राफ में चूंकि ताप सबसे ज़्यादा था तो इस वजह से हम लोग सबसे नीचे दिखाएं, क्योंकि हम लोग अच्छे से जानते हैं कि एडजॉर्प्शन की मात्रा और टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एकदम क्लियर हो गया ना, एकदम पूरा अच्छे से इसको समझ के रखना है। ओके, चलो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, और आज के लिए इतना ही यार, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइम हम लोग 11 बजे। आज के लिए इतना ही।